नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का वन शॉट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 है बच्चों, और ये वन शॉट से पढ़ करके भी आप पूरे में से पूरे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसलिए हमें करना क्या होगा, हमें आधा सेकंड भी इस वन शॉट को मिस नहीं करना होगा। और जो वन शॉट के आखिरी तक टिकेगा, जो वन शॉट में आखिरी तक टिकेगा, वही बोर्ड टॉपर के नाम से न्यूज़पेपर में दिखेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फोटो, आपकी जो चित्र है वो न्यूज़पेपर में छपे और ये लिखा हो कि इस साल जो बोर्ड को है इस बच्चे ने या इस बिटिया ने टॉप किया है, तो आज से ही मेहनत में लग जाइएगा। अभी भी समय है, जितना समय है पूरा का पूरा समय आप झोंक दीजिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। अपनी टेबल, अपनी कुर्सी, अपनी चेयर को पकड़ लीजिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आधा सेकंड भी मिस नहीं करना है। अगर आपने आधा सेकंड मिस नहीं करा वन शॉट, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं इस चैप्टर में से आधा नंबर भी नहीं कटने दूंगा। ये मेरी पूर्ण रूप से गारंटी है। तो बैठ जाइए टेबल कुर्सियों पे चाय कॉफी पानी लेकर करके और 2-2.5 महीने तक लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए। ये बोर्ड की क्लासेस बार बार नहीं आती, ये मौका है, ये अवसर है आप लोगों के पास अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराने का। ये अवसर है, आप अपना नाम का झंडा गाड़ सकते हैं कि साहब मैंने मेहनत करी थी जब मेरे इतने नंबर आए थे। आप आने वाले जो बच्चे हैं जो आगे की क्लासेस में, उनके लिए आप एक मोटिवेशनल का सोर्स बन जाओगे कि साहब देखो भैया दीदी ने टॉप किया था तो हम भी टॉप कर सकते हैं। ओके। और गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि उसका जो शिष्य है ना वो बहुत आगे जाए, वो खूब तरक्की करे। तो मैं तो ये चाहता हूं आप लोग बोर्ड टॉपर बन जाइए। चलिए, तो जो आखिरी तक टिकेगा वही बोर्ड टॉपर के नाम से न्यूज़पेपर में दिखेगा। और ये आप लोगों के लिए हमारे तरफ से एक और छोटा सा प्रयास है। कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के कोर्सेज हैं, जिसमें आप लोगों को डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी। अगर आप इन कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो टीम को इन 2 नंबरों पे, किसी भी नंबर पे कॉल करके कहिएगा कि सर मैम हमारा कोर्स चालू कर दीजिए। और जो कोर्स स्टार्ट होगा वो कहां पर होगा, इस एप्लीकेशन पर होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। तो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जो जो विषय आप लोगों के पास है उन विषयों का आप कोर्सेज लीजिए बच्चों, जरूर लीजिए। नाम मात्र की फीस है पर सुविधाएं अपार है। मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ करके, मजा आ जाएगा आपको सुविधाएं देख करके। तो चलिए अब अपन शुरू कर देते हैं। सीधी बात, नो बकवास, 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को टारगेट करने के लिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वन शॉट। आज का जो वन शॉट है वो है भैया सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। क्या है? सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही जाना माना चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। देखिए, पहली बात तो जैसा कि मैं हर बार एक बात कहता हूं कि जो राजनीति है ना, जो पॉलिटी है, वो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स को बेस कहा जाता है, आधार कहा जाता है राजनीति का। क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र सही से चलती रहती है ना, तब तक राजनीति सही से चलती रहती है। और आज तो हमारा चैप्टर ही ऐसा है जहां पे सरकार की भी चर्चा हो रही है और अर्थव्यवस्था की भी चर्चा हो रही है। ठीक है ना। मतलब राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों साथ में आ चुकी है आज के इस चैप्टर में। और इसीलिए मैं जब भी मुझसे कोई बच्चा 10th के बाद ये पूछता है कि सर हम लोग आर्ट्स की लाइन में जाना चाहते हैं तो हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, तो मैं उनको एक गाइड जरूर करता हूं कि अगर आप पॉलिटी ले रहे हैं तो इको लीजिएगा और इको ले रहे हैं तो पॉलिटी लीजिएगा। इन दोनों को मत बिछड़ाइए, इन दोनों को अलग मत करिए, दोनों साथ है जब तक आपको मजा आ जाएगा जीवन में। तो आज का चैप्टर तो पॉलिटी और इको दोनों का मिश्रण है, दोनों का साथी है। सबसे पहले अपन एक एक चीजों को, एक एक शब्द को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपना जो चैप्टर का नाम है वो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब, हम आम भाषा में मैं आपको कहूं, अर्थ का मतलब धन होता है,
जो दो धन की व्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। पर सिर्फ इतना सा नहीं है। अब देखिए, अगर हम ये भी मान रहे हैं कि धन की व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, तो हम सभी को पता है कि हम सभी कुछ आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या हो गया? ऐसी क्रियाएं जिनको करने से हम लोगों को क्या है? पैसा मिलता है, इनकम मिलती है। तो जो भी काम धंधा हम लोग करते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, वो क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। आज मुझे पढ़ा करके पैसा मिल रहा है, ये मेरी आर्थिक क्रिया है। किसी को डॉक्टर है, उसको पेशेंट को देख करके पैसा मिल रहा है, वो उसकी आर्थिक क्रिया। किसान खेतीबाड़ी कर रहा है, उसको वहां से पैसा मिल रहा है, ये उसकी आर्थिक क्रिया। दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया, जहां पे जिन कामों को करने से आपको आय की प्राप्ति ना हो, इनकम ना मिले, वो गैर आर्थिक क्रिया। अब ये जो आर्थिक क्रिया है, इनको हम लोग 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों को अपन ने बांट दिया। तीनों के तीनों कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहे हैं। प्राथमिक वाला भी कुछ उत्पादन कर रहा है, द्वितीय वाला भी कुछ उत्पादन कर रहा है और तृतीय क्षेत्रक वाला भी कुछ उत्पादन कर रहा है। इन तीनों में जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन किस लिए हो रहा है? बेचने के लिए हो रहा है। बेचा जाएगा और फिर लोगों को क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगी। तो ये जो तीनों क्षेत्रों का जो उत्पादन है, जो तीनों क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है, बेचा जा रहा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यही सब क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है ना। अब आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन, ये अर्थव्यवस्था कहला रही है। इस अर्थव्यवस्था को जो चलाने का ढंग है, इस अर्थव्यवस्था को रन करने के जो तरीके हैं, वो अलग अलग है बच्चों। अलग अलग तरीकों से इस अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकता है। जैसे कि मैं कहूं, अगर पूंजीवाद के हिसाब से भी चलाया जा सकता है। पूंजीवाद के हिसाब से क्या होगा कि जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट है, जिसको जनता ने चुना है, वो सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी कि भैया क्या उत्पादन कर रहे हो, कितना उत्पादन कर रहे हो, कैसे उत्पादन कर रहे हो, किसके लिए उत्पादन कर रहे हो। जो करना है वो करो। पूंजीवाद में सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर देखता है। और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर ये देखता है कि मांग किस चीज की है, डिमांड किस चीज की है। जिस चीज की डिमांड हो वही बनाओ। ये मत देखो कि जरूरत किस चीज की है, देखो ये कि डिमांड किस चीज की है। मांग किस चीज की, जिस चीज की मांग हो वह बनाओ। लोगों की जरूरतों के हिसाब से नहीं, लोग मांग क्या रहे हैं वो अपन को देखना है। जैसे जरूरत तो ये है कि भाई देखो कितने गरीब लोग हैं, इनको इस चीज की आवश्यकता हो सकती है, पर नहीं, जो मांग क्या रहे वो देखो। अपन को समाज कल्याण की नहीं सोचता है पूंजीवाद, वो जो डिमांड होती है उसके हिसाब से। तो पूंजीवाद के हिसाब से ये आर्थिक क्रिया हो सकती है, अर्थव्यवस्था चल सकती है। दूसरा होता है समाजवाद, जहां पर क्या होता है? सरकार कंट्रोल करती है, सरकार तय करती है कि इस क्षेत्र में किस चीज का उत्पादन होगा, कितना होगा, किसके लिए होगा, कैसे होगा। इसमें भी वही और इसमें भी वही, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में सरकार तय कर रही है, सरकार हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है कि भैया ये काम होगा, इतना उत्पादन होगा, इन लोगों को देना है, इसको बेचना है, इसको नहीं बेचना है। ठीक है, तो सरकार समाज कल्याण को ध्यान में रख करके काम करती है। पूंजीवाद और समाजवाद, ये दोनों बातें होंगी। एक तीसरा तरीका निकलता है जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर क्या है? सरकार और पूंजीवाद मतलब प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर करके काम करते हैं। तो अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहां पर क्या होगा कि प्राइवेट भी उत्पादन करेगा और सरकार भी उत्पादन करेगा, पर सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार हस्तक्षेप करेगी, सरकार इंटरफेयर करेगी। और जब सरकार का हस्तक्षेप होगा तो सरकार अलग अलग प्रकार से हस्तक्षेप कर सकती है। हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरफेयर करना बेटा, ठीक है ना। मतलब ये काम करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब कुछ सरकारी हस्तक्षेप कहलाता है। अब क्या है? सरकार जो हस्तक्षेप करती है, वो सरकार का जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या आ जाता है? बजट आ जाता है। अब आप पूछोगे सर बजट क्या है? तो बजट का सीधा सा अर्थ बच्चों में आपको एक आम भाषा में बता देता हूं। बजट क्या है? बजट, आप एक बार सरकार को साइड में रखिए और बजट पे फोकस करिए। बजट क्या है? किसी भी व्यक्ति के आय एवं व्यय का ब्यूरो है, या उसका पूरा हिसाब किताब है कि इनकम कितनी आई है और मेरे खर्चे कितने हुए। आज अगर मान लीजिए मैं महीने के 5,000 रुपए कमा रहा हूं और मेरे खर्चे 3,000 के हैं, तो ये मेरा बजट हो गया ना। हाँ साहब, 5,000 कमाए हैं, 3,000 यहाँ पे खर्च कर दिए। तो हमारी इनकम कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, ये बजट होता है। बजट हर व्यक्तिगत एक एक इंसान भी अपना बनाता है,
हर एक एक परिवार भी अपना बनाती है, हर एक एक कंपनी, एक एक उद्योग भी अपना बनाता है, और सरकार भी पूरे देश को चलाने के लिए बजट बनाती है। सरकार यह बजट बनाती है कि कहां प्राथमिक क्षेत्र में पैसा खर्च करना चाहिए, कितना करना चाहिए, द्वितीय क्षेत्र में कितना करे, तृतीय क्षेत्र में कितना करे, कृषि के लिए कितना करे, शिक्षा के लिए कितना करे, स्वास्थ्य के लिए कितना करे, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए कितना करे। तो पूरे देश को चलाने के लिए सरकार अपना एक बजट बनाती है, और उसी बजट को हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी बजट कहते हैं। और इसी सरकारी बजट के जरिए भी सरकार हस्तक्षेप को भी दर्शाती है, वो दिखाती है कि भैया ये काम जो है प्राइवेट वाले नहीं करेंगे, ये काम सरकार करेगी, यहाँ पर इन लोगों को सरकार सहायता की सब्सिडी देने का काम करेगी। ये सारी बातें सरकार बजट में अनाउंसमेंट करती है। थोड़ा सा इस बजट का अगर हम लोग इतिहास खोल लें, अगर इतिहास में जाएं और इस बजट को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो ये बजट बच्चों फ्रांसीसी, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है बॉजिट, इसको बॉजिट कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंच वर्ड है बॉजिट, उससे निकल करके आया है, जिसको आज हम आम भाषा में बजट कह रहे हैं। इस बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो शाब्दिक अर्थ इसका था बच्चों चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। अगर ये जो बजट वर्ड यहां पर आया है, जो फ्रेंच वर्ड है बजट, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो चमड़े का थैला। इसीलिए आपने बहुत सी बार जनरली देखा होगा, जब हमारे वित्त मंत्रियों ने बजट पेश करे तो उनके हाथ में एक थैला सा दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है खुशियों का पिटारा, खुशियों की सौगात, ठीक है ना, आम जनता के लिए खुले खुशियों के पिटारे, सरकार ने खोला सौगातों के पिटारे। इस प्रकार की हेडलाइंस डाल करके न्यूज़पेपर वाले अपन को बजट वाला बताते हैं। तो चमड़े का थैला, और अब हम ये मानते हैं जहां थैला है तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, मतलब बजट है तो कुछ ना कुछ सरकार जनता को देगी ही देगी। तो ये सरकारी बजट होता है, और सरकार अपने बजट के द्वारा, सरकार अपने अनेकों कार्यों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। देखिए, चाहे कोई सी भी व्यवस्था हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, मिश्रित हो, आप इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, सुप्रीम ऑफ द कंट्री अगर कोई है तो सरकार है। पूंजीवाद में भी सरकार तय कर रही है कि ये नियम मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो अपनी कंपनी फैक्ट्री उठाओ और चलो भग जाओ ऐसे, ये चीज करनी पड़ेगी, कर्मचारियों से इतना ही काम करवाने से ज्यादा नहीं। सरकार सुप्रीम है, तो सरकार हर जगह कोई सी भी हो, चाहे पूंजीवाद की हो, समाजवाद की हो, मिश्रित की हो, वो सब क्या करती है, अर्थव्यवस्था में तो प्रभावित करती है, हस्तक्षेप करती है। तो हम आज यही जानेंगे कि जो बजट आता है, ये जो गवर्नमेंट बजट आता है, वो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, वो हमारे आम जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। और जो बजट आता है बच्चों, वो 1 साल का होता है, ठीक है ना। बजट जो आता है वो 1 साल का होता है। इस 1 साल के बजट को हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष का कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है। क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है। दूसरी बात, हमारे भारत की संसद में वित्तीय वर्ष में आप लोगों को, सरकार को बजट रखना होगा। मतलब सरकार रखेगी कि साहब हम ये काम करेंगे, ये हमारा इनकम है और ये हमारा खर्चा है। तो अब भी जो सरकार अनाउंसमेंट करती है वो करती है 1 फरवरी को। कब करती है, 1 फरवरी को सरकार संसद में अनाउंसमेंट बजट का करती है। चलिए, ये आपको जो बेसिक ओवरव्यू है, जो नींव तैयार करता हूं मैं हर वन शॉट में या हर लेक्चर में, वो नींव मैंने अब आप लोगों की तैयार कर दी है। अब आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ते हैं, और जैसे जैसे चैप्टर में और कुछ वर्ड्स आएंगे, कोई चीजें आएंगी, अपन उनको समझते हुए चलेंगे, उनको क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों हो, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है और सरकारी क्षेत्र भी काम कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का साफ सा अर्थ है प्राइवेट भी है और सरकारी भी। ऐसा नहीं है कि सरकार का कंट्रोल कम है और प्राइवेट वालों का दबदबा ज्यादा है, या सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल है, प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं। दोनों मिलकर के काम करेंगे, दोनों साथ काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य देश को प्रगति पे ले जाना, विकास करना है देश का, तो उसमें साथ मिलकर के ही काम करना ज्यादा बेहतर है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे सरकार जीवन के आर्थिक पहलू को प्रभावित करती है। तो हम देखेंगे आज के इस पूरे चैप्टर में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे सरकार हमारे जीवन के आर्थिक पहलू को, हमारे जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं, जो हमारे आर्थिक क्रियाएं वाली चीजें हैं, इनको सरकार प्रभावित करती है। छोटी छोटी बातों से देखिए, जिसमें आपको बताता हूं, जैसे टैक्स है,
कर है। अपन जानेंगे कर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो टैक्स सरकार हमसे लेती है, उसके द्वारा सरकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। सरकार किसी चीज को सस्ता महंगे के द्वारा प्रभावित कर सकती है। तो काफी अनेक तरीकों से सरकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे आर्थिक पहलुओं को सरकार प्रभावित करती है। हम केवल उन कार्यों की व्याख्या करेंगे जो सरकारी बजट के माध्यम से किए जाते हैं। अब सरकार बहुत सारे काम करती है। सरकार हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करती है, कानून प्रशासन के द्वारा प्रभावित करती है, संसद में बैठकर के कानून निर्माण के द्वारा प्रभावित करती है। पर हम सरकार क्या क्या काम कर रही है, सरकार में कौन कौन से पद हैं, कैसे कानून निर्माण है, ये सारे राजनीति के मुद्दे हैं, राजनीति के विषय हैं। हम सिर्फ यहाँ पर ये जानेंगे कि सरकार सरकारी बजट के माध्यम से क्या क्या कर रही है और किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, वो देखेंगे। सरकार की वह क्रिया वित्तीय प्रशासन मानी जाती है जिसके द्वारा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था, नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जाता है। अब देखिए, वित्तीय प्रशासन, वित्तीय का मतलब जहां जहां पर ये शब्द वित्तीय आ जाए इसका मतलब होता है बेटा फाइनेंस। और फाइनेंस का मतलब यह है एक प्रकार से कि वो चीज पैसे टक्कों से जुड़ी हुई है, वो आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, वो पैसों से जुड़ी हुई है। तो फाइनेंस का प्रशासन करना, प्रशासन का मतलब एक प्रकार से पूरा उसको संभालना, उसकी व्यवस्था करना। जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे शहर में, हमारे जिले में ये जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है। प्रशासन में कौन है? कलेक्टर है, पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी हैं वो सारे प्रशासन में। तो उनका क्या काम है कि उस पूरी व्यवस्था को संभालना कि साहब देश में कोई जिले में हिंसा ना हो, कोई दंगा ना हो, किसी को मारा पीटा ना जाए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मतलब संभाल करके रखना। उसी प्रकार से ये जो फाइनेंस है, ये जो वित्तीय जो पैसा, उसका प्रशासन करना, उसको संभाल के उसका कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ। तो जब हम सरकार की वह क्रिया जिसको क्या कह रहे हैं वित्तीय प्रशासन, तो इसमें क्या क्या आ रहा है? सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय का मतलब सरकार की इनकम कितनी है, सरकार के पास पैसा कहां कहां से आ रहा है। हम देखेंगे आगे कि जो सरकार की प्राप्तियां हैं वो दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। एक होती है राजस्व प्राप्तियां और एक होती है बच्चों पूंजीगत प्राप्तियां। एक होगी राजस्व प्राप्तियां और एक होगी पूंजीगत प्राप्तियां। इनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं और इनको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। फिर अगर सरकार के पास इनकम आ रही है तो सरकार के खर्चे भी होंगे। तो सरकार के खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था, अब अगर मान लीजिए कि जो सरकार ने बजट बना रखा है, उस बजट में सरकार की इनकम और ये एक्सपेंडिचर खर्चे, अगर मेरे खर्चे ज्यादा हो गए, तो सरकार के खर्चे ज्यादा हो गए तो सरकार को ऋण लेना पड़ेगा। तो 100 रुपए सरकार ने कमाए और खर्चा सरकार ने 120 का कर दिया, तो ये जो 20 रुपए सरकार को क्या करने पड़ेंगे? लोन लेना पड़ेगा। तो उस ऋण की व्यवस्था करना और इन सब में नियंत्रण, मतलब आय का, व्यय का, ऋण का, इन सब का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, प्रबंधन, उसको मैनेज करके चलना कि हमारे पास कितनी इनकम आ रही है, हमारे पास कितना पैसा खर्च हो रहा है, हमें कितने उधार की जरूरत है। ये सब कुछ हमारी क्या कहलाती है? सरकार की वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव की जो व्यवस्था है, क्रिया है, वह कहलाती है। वित्तीय प्रशासन में हम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आय को न्याय संगत तरीके से एकत्रित किया जाए और सरकार के व्यय को मितव्ययितापूर्ण ढंग से किया जाए। देखिए, वित्तीय प्रशासन में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आय को न्याय संगत तरीके से एकत्रित किया जाए। न्याय संगत तरीके से एकत्रित करने का अर्थ यहां पर है कि सही तरीके से एकत्रित किया जाए। ऐसा ना हो कि गलत रास्तों से जो है आय इकट्ठी हो रही है, बिल्कुल सही रास्ते से। और हमेशा एक चीज का मैं कहता हूं कि भारत की सरकारों का एक मुद्दा हमेशा से रहा है कि देश की ग्रोथ होनी चाहिए, आर्थिक संवृद्धि होनी चाहिए, पर सामाजिक न्याय के साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम देश की संवृद्धि, देश की ग्रोथ के चक्कर में किसी समाज का, किसी व्यक्ति का बुरा करें। ऐसी मानसिकता हमारे देश के नेताओं की नहीं है। वो ये चाहते हैं कि देश की ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय भी हो। इसलिए कहता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस भारत की सरकारों का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य रहा है। तो सही प्रकार से आय को एकत्रित करना और उसको सही ढंग से खर्च करना, व्यय करना। बजट सरकार की राजस्व नीति का व्यवहारिक रूप है। देखिए, राजस्व नीति जो है, इसको अगर एक प्रकार से हम कहें रेवेन्यू पॉलिसी है। रेवेन्यू शब्द का प्रयोग आम भाषा में हम इसलिए भी करते हैं कि सरकार की जो इनकम है ना, उसके लिए हम रेवेन्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर सरकार की जो इनकम है उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है कभी कभार राजस्व। पर यह जो राजस्व नीति का व्यवहारिक रूप है, मतलब जो सरकार की नीति होती है ना, उसका एक व्यवहारिक रूप है जो हमें देखने को मिलता है, वो क्या है? बजट है। सरकार की जो नीति होगी ना बच्चों, उस नीति को हम लोग क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं
और समष्टि अर्थशास्त्र में आप लोगों ने अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग पढ़ा होगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना किसी भी देश के लिए और किसी भी देश की सरकारों के लिए, वो ये होता है कि साहब देश में ना तो बहुत ज्यादा महंगाई हो, क्योंकि महंगाई हो जाएगी, हर चीज महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे कैसे, गरीब भूखमरी से मर जाएंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और दूसरी स्थिति, मंदी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि हर सामान बिल्कुल बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि अगर मंदी का दौर आ जाता है, जब हर वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसको महंगाई या हमारे अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब हर वस्तु की कीमतें गिर जाती है तो हम उसको मंदी कहते हैं। अब महंगाई के बारे में तो आप हमेशा सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपरों में, मीडिया में, इनमें सब में सुनते ही रहते हैं, घर में भी सुनते होंगे महंगाई हो गई है, पहले हमारे ज़माने में इतने में आ जाया करता था, ऐसा। और मंदी क्या, मंदी का प्रभाव बहुत बुरा होता है क्योंकि अगर क्या हो रहा है कि हर चीज़ की प्राइस गिरती जा रही है, गिर क्यों रही है, क्योंकि लोग उस चीज़ की मांग नहीं कर रहे। और अगर उसकी मांग नहीं होगी, प्राइस गिरती जाएगी, तो जो फैक्ट्री है, जो बनाने वाला मालिक है, वो क्या कर देगा, फैक्ट्री को बंद कर देगा। फैक्ट्री को बंद कर दिया तो लाखों जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो देश की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो किसी भी देश की सरकार के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि वो मांग और पूर्ति को बराबर बना करके चले, मतलब डिमांड बराबर सप्लाई हो, जितना लोग मांग रहे हैं उतना ही बनता रहे। क्योंकि अगर इन केस क्या होता है, पहली कंडीशन ये है कि अगर मेरी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ने का मतलब है महंगाई हो जाएगी। और दूसरा है, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब है प्राइस गिर गई, और इसका मतलब है मंदी का दौर आ गया। तो अब क्या होता है, देश में इस डिमांड बराबर सप्लाई को, या महंगाई और मंदी ना आए, इसको बनाने की व्यवस्था दो लोगों की होती है, एक होती है सरकार की और एक होती है देश के केंद्रीय बैंक की। तो जो केंद्रीय बैंक और सरकार, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। केंद्रीय बैंक जो नीति अपनाता है उसको कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है ना, और सरकार जो नीति अपनाती है उसको कहा जाता है राजकोषीय नीति, ठीक है ना। राजकोषीय नीति, या इंग्लिश में इसको कहा जाएगा बच्चों फिस्कल पॉलिसी। क्या कहा जाएगा, फिस्कल पॉलिसी कहा जाएगा। अब इस फिस्कल पॉलिसी में क्या है, सरकार टैक्स सिस्टम के द्वारा, सरकार करों के द्वारा, सरकार अपने एक्सपेंडिचर वे के द्वारा जो काम करती है वो इस राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी में आ जाते हैं। हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से सरकार टैक्स बढ़ा कर करके या टैक्स घटा कर करके महंगाई मंदी को प्रभावित कर सकती है, अपना जो खर्चा सरकार कर रही है उसको किस प्रकार से सरकार बढ़ा के घटा के महंगाई मंदी को प्रभावित कर सकती है। तो जो सरकार की राजकोषीय नीति है, जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो मैं ये मानता हूं, दो ही मान लीजिए आप बस, टैक्स और एक्सपेंडिचर, कर और सरकार जो व्यय कर रही है वो। तो अब सरकार क्या क्या खर्चा करेगी वो भी बजट में पता चलेगा, सरकार ने कितना टैक्स लगाया है, कितना हटाया है, ये भी सरकार के बजट में पता चलेगा। तो राजस्व नीति या राजकोषीय नीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यवहारिक जो रूप हमें देखने को मिलता है, जो व्यवहार में देखने को मिलता है, वो बजट है बच्चों। तो बजट बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत में बजट सामान्यतः आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक सरकारी खर्च की सुनिश्चितता प्राप्त करने का प्रावधान तो भारत में बजट क्या है, आगामी वित्तीय वर्ष। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई सरकार है, जैसे मान लीजिए 1 फरवरी 2028 को सरकार ने अनाउंसमेंट करा बजट, तो वो 28-29 के लिए 1 अप्रैल 2028 से वो चीजें लागू होंगी और 30-31 जो मार्च है 2029 तक वो चलेंगी। ओके, तो आगामी वर्ष के लिए होता है सरकारी खर्च की सुनिश्चितता प्राप्त करने का प्रावधान है, ठीक है, और सरकारी खर्च कितना होगा कितना नहीं होगा उसका सुनिश्चित करने के लिए भी। पर देखिए बजट में सिर्फ ये नहीं है कि अगले साल का क्या है, सरकार ने पिछले साल में जो है उसमें कितना खर्चा करा सरकार वो भी बताएगी, कितनी पूरी इनकम हुई है वो भी बताएगी, एक्सपेक्टेड हमारे पूरे इस ईयर में हमें इतने होने की उम्मीद है और इतना हम खर्चा कर देंगे। मतलब एक प्रकार से बजट पूरा सरकार का चिट्ठा है कि साहब हमने अभी तक ये करा है और ये हमारा बाकी रह गया है, इतना पहले कर्जा चल रहा था, इतना कर्जा हमने कम कर दिया है, इतना ले लिया है, सारी जानकारी हमें बजट के माध्यम से मिल जाती है। अब आ जाइए, जो बार बार कहा जा रहा है बजट 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 बजट, इस बजट का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, कहां से निकला था, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर आप लिखेंगे क्या वो भी मैं अब आपको बता देता हूं। बजट सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण प्रपत्र है। प्रपत्र का मतलब एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट है सरकार का, ठीक है ना, जिसमें सरकार की इनकम कितनी हो रही है और सरकार के कितना खर्चा है उसकी पूरी जानकारी है।
और विवरण प्रपत्र है, मतलब पूरा डिटेल्ड आप डॉक्यूमेंट जो सरकार है वो जारी कर रही है, वो बता रही है सरकार के साहब हमने इतना इतना इनकम करा है और इतना इतना हमारा खर्चा हुआ है। ये क्या कहलाएगा? बजट कहलाएगा। जिसमें आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय के अनुमानित आंकड़े एवं आगामी वर्ष के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तथा आय व्यय को घटाने बढ़ाने के लिए प्रस्ताव का विवरण होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय के अनुमानित आंकड़े, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुमानित बोला है, अनुमानित मतलब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो आने वाले साल के लिए बजट बना रहे हैं ना। अब मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं कहता हूं आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको समझाता हूं। आज जैसे मान लीजिए कोई भी परिवार है, उस परिवार में माता पिता हैं और 2 भाई बहन हैं ठीक है। वो परिवार के जो पिताजी हैं वो 20,000 रुपये कमाते हैं। 1 तारीख को तनख्वाह आई और 1 तारीख को तनख्वाह लेकर के वो बैठे, 20,000 इनकम की तरफ लिख लिए। अब खर्चा लिखना उन्होंने शुरू करा। 2,000 घर का किराया देना है, 3,000 4,000 का राशन आ जाएगा, 3,000 बच्चों की फीस हो जाएगी, 2,000 बच्चों के कोचिंग की फीस हो जाएगी, 2,000 बच्चों का वेन का हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने पूरा बजट बना लिया। बजट किसके लिए बना रहे हैं? जो आने वाला महीना है, मतलब 1 तारीख को बैठे और 1 से 31 या 30 तारीख तक क्या क्या खर्चे होंगे वो बना रहे हैं, मतलब आगे की सोच रहे हैं। ये अनुमानित है, ऐसा 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 होगा। अब जैसे मान लीजिए उस परिवार में मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, ज्यादा तबीयत खराब हो गई, 15-20 हजार रुपए लग गए। ये अनुमान थोड़ी लगाया था भैया, ये अनुमान तो अनुमानित है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। पर बाकी कुछ सडनली कुछ हो गया या मान लीजिए कोई काम नहीं हो पाया, कुछ भी कारणवश, तो हम क्या करते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत हो कोई भी हो, हम बजट पहले बनाते हैं। हम भविष्य के लिए बजट बना रहे हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उसी प्रकार से भी सरकार आगामी आने वाला जो वर्ष है उसके लिए बजट घोषित कर रही है और उसमें सरकार की इनकम इतनी होगी, एक्सपेक्टेड है लगभग इतनी मिल जाएगी। क्योंकि सरकार को पता होता है कि साहब हमारे पास इतना टैक्स देने वाले लोग हैं, इतना यहाँ से हमारी जो कंपनियां चल रही है वहां से हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो लगभग हमारे पास इतनी इनकम आ जाएगी। सरकार की योजना रहती है कि साहब हम इतना इतना खर्च करेंगे, तो अनुमानित इनकम और अनुमानित जो एक्सपेंडिचर है सरकार वो बताती है। अनुमान बताए गए हैं, 100% ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। आगामी वर्ष के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, अब सरकार सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम पर भी खर्चा करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि गरीबों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने का काम करती है, बच्चों को लैपटॉप, बच्चों को साइकिल बांटने का काम सरकार करती है, ठीक है। जो और विकलांग समुदाय, विकलांग जो लोग होते हैं उनके लिए सरकार अलग अलग जो योजना है वो चलाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है। तो उसमें बताती है सरकार हम यहाँ पे इतना खर्चा करेंगे, हम इस समुदाय के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, वो भी यहीं पर बताएगी। आय और व्यय को घटाने बढ़ाने के लिए प्रस्ताव का भी विवरण होगा। और आय और व्यय को घटाने बढ़ाने मतलब अब क्या होगा वो संसद में ले रखा जाएगा। तो संसद वाले बोलेंगे साहब देखो इस चीज पे तो इनकम क्या है, इस चीज पे तो जो आप खर्चा ना वो बढ़ाओ, आप एजुकेशन पे ना कम खर्चा कर रहे हो, एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाया जाए। तो वहां प्रस्ताव रखे जाएंगे कि हाँ साहब बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके प्रस्ताव भी सरकार रखती है। तो मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं आय और व्यय का हमारे पास अनुमानित आंकड़ा आ जाता है कि सरकार इस साल में क्या क्या करने के विचार में मूड में है। संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्च का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। पहली बात तो देखो बच्चों, जब भी संविधान की बात आए ना तो धारा शब्द प्रयोग नहीं होता है। धारा जो शब्द है वो प्रयोग होता है किसके लिए? आईपीसी, सीआरपीसी के लिए। संविधान में अनुच्छेद का शब्द प्रयोग करा गया है, आर्टिकल प्रयोग करा गया है। पर कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किताब एनसीईआरटी धारा 112 लिख रही है। तो जो भारत का संविधान है उसका जो अनुच्छेद 112 है, ठीक है ना, उसमें क्या कहा गया कि हर वित्तीय वर्ष के लिए, और वित्तीय वर्ष कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। उसके लिए सरकार अपने अनुमानित प्राप्तियां मतलब अनुमान बताए कि उनको कितनी इनकम होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है, उसका पूरा ब्यूरो मतलब उसकी पूरी जानकारी कहां पेश करे? संसद में पेश करे। यह सरकार की इच्छा नहीं है, यह सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सरकार की। सरकार बजट पेश करना सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, सरकार मना नहीं कर सकती, सरकार का काम है, करना पड़ेगा ये तो। और ये आदेश कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। और कहां पेश करना होगा? संसद में पेश करना होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत में सरकार का बजट पेश करना संवैधानिक कर्तव्य है, सरकार बजट कहां पेश करती है? बहुत से बच्चों को पता ही नहीं रहता, जनता के सामने करती।
तो जनता के सामने रोड पे आके, चौराहे पे आके थोड़ी करेगी ऐसा। कहां करेगी? संसद में करेगी। तो संसद शब्द को याद रखिएगा कि कहां करेगी? संसद में करेगी। और हमारे देश की संसद 3 चीजों से मिलकर के बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। ठीक है। यह वार्षिक वित्तीय ब्यूरो सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। तो ये जो वार्षिक वित्तीय ब्यूरो है, मतलब पूरे साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार जारी कर रही है, ये सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र है। हालांकि बजट घोषणा पत्र का संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफी सालों तक रहता है। तो बजट का जो घोषणा पत्र है वो 1 साल के लिए ही, आगामी 1 साल के लिए, पर उसका प्रभाव लंबे वर्षों तक रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई योजना चलाई और उस योजना के तहत सरकार पैसा खर्च कर रही है, अब वो योजना तो आगे तक चलेगी, उस पर सरकार पैसा आगे तक देगी। कोई काम आज सरकार कर रही है तो उसका प्रभाव हो सकता है 2 साल 3 साल बाद में मिले। तो बजट हम आज के लिए बना रहे हैं, 1 साल के लिए बना रहे हैं, पर उसके प्रभाव आगे तक हमें देखने को मिलते हैं। अतः 2 तरह के खाते वित्तीय वर्ष से संबंधित है। उन्हें केवल राजस्व खाते में शामिल किया गया है, जिसे राजस्व बजट भी कहते हैं, तथा जिनका संबंध सरकार की संपत्ति और देनदारियों से होता है उन्हें पूंजीगत बजट भी कहते हैं। मतलब अब भी हम लोग अब आगे पूरा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या है, राजस्व और पूंजीगत। ठीक है ना, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ये कौन सा हो जाएगा? राजस्व बजट हो गया, ये पूंजीगत बजट हो गया। अब राजस्व बजट में भी क्या होगा? सरकार की जो प्राप्तियां हैं, मतलब सरकार जो इनकम है सरकार की वो, और सरकार का जो व्यय है वो आ जाएगा। फिर पूंजीगत में भी सरकार की प्राप्ति आ जाएंगी और सरकार का व्यय जो है, एक्सपेंडिचर है, वो भी आ जाएगा। ओके। अब हम लोग बात करते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य। इतना जो तामझाम करा जा रहा है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ये सब कुछ करने का। मतलब हर साल आकर करके सरकार बजट सुनाती है, ये करेंगे ये करेंगे, करना तो कर दो, फिर बताने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो कारण होगा। तो ये जो सरकारी जो बजट आ रहा है, ये जो गवर्नमेंट बजट बनता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो जानते हैं। तो मुख्यतः इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं जो एनसीईआरटी ने डिस्कस करे, अपन वही करेंगे। हो सकता है अलग अलग किताबों में अलग अलग हो, पर ओवरऑल मैं आपको इतना बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, इन 3 उद्देश्यों में सब कुछ लगभग समाहित सा है। सब कुछ ओवरऑल कंप्लीट सा हो जाएगा आपका। चलिए, पहला उद्देश्य है सरकारी बजट का आवंटन कार्य। क्या काम करना है? आवंटन कार्य, एलोकेशन जो है वो काम। दूसरा है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, रीडिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा है सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य, मतलब स्टेबलाइजेशन का कार्य। चलिए, तो अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सरकारी बजट का आवंटन कार्य। आवंटन का मतलब होता है बच्चों एलोकेशन। आवंटन का मतलब होता है एलोकेशन। एलोकेशन या आवंटन का मतलब है बंटवारा करना, बांटना। अब एक चीज आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हमने कहा निजी क्षेत्र भी है और सरकारी क्षेत्र भी है, और ऐसी जो व्यवस्था होगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। बिल्कुल सही बात है, पर हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, वो होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। ये सरकार का, ये प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य है। पर सरकार का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण करना। क्योंकि नेताजी जो है वो तो गरीबों के भी वोट लेकर के आए हैं, पिछड़ों के भी वोट लेकर के आए हैं, उनको तो सबके बारे में सोचनी है। पर प्राइवेट सेक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए ही सोचता है। तो प्राइवेट वाला चाहे कहीं स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, चाहे और कुछ काम करे, वो सारे ऐसी जगह काम करेगा जहां से उसको बहुत ज्यादा लाभ कमाने की उम्मीद है। तो अब जहां पे लाभ कमाने की उम्मीद नहीं है, फिर वहां काम कौन करेगा? वहां सरकार काम करेगी। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा देने का काम सरकार करेगी, सड़कें बनवाने का काम सरकार करेगी, कम से कम सस्ते से सस्ते में बेहतर से बेहतर इलाज देने का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। सस्ते से सस्ते और बेहतर से बेहतर शिक्षा, एजुकेशन देने का काम कौन करेगी? आपको सरकार करेगी। तो निजी क्षेत्र जहां पर काम नहीं करता है, जो चीजें, जो वस्तुएं हमें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराता है, वहां पर सरकार हस्तक्षेप करती है और वो काम फिर सरकार करती है। तो सरकारी बजट का आवंटन कार्य मतलब सरकार क्या कर रही है? एलोकेशन कर रही है, बंटवारा कर रही है कि साहब ये वाला जो कार्य है इनमें पैसा हम लोग को लगाएंगे, यहां पैसा हम लोग लगा रहे हैं। तो आवंटन कार्य में सरकार जो सार्वजनिक जो वस्तुएं बनाएंगी, ऐसी वस्तुएं जो बनाएंगी जो कि सरकार के द्वारा निर्मित हो रही है, उन वस्तुओं की चर्चा यहाँ पे करी जाएगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, अर्थात उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। तो सरकार वह वस्तुएं
वह वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र का मतलब क्या है, बाजार वाले उपलब्ध नहीं करवा सकते। बाजार का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, वो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो बाजार जो प्रोवाइड नहीं करा सकता, जो बाजार में नहीं हो रहा है जो काम, वह फिर काम क्या है, सरकार करेगी। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता और उत्पादकता को विनिमय के द्वारा, मतलब कुछ एक्सचेंज, उपभोक्ता और उत्पादक के विनिमय के द्वारा कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर सरकार करेगी। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन, जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं या पब्लिक गुड्स कहा जाता है। अब ये सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं, ये अपन पढ़ रहे हैं, शब्द आएगा, अब भी आएगा, बार बार आएगा, आगे तक आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि सार्वजनिक वस्तुओं में और निजी वस्तुओं में, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड्स में अंतर है तो है क्या है। तो आइए अंतर देख लेते हैं। अब अंतर इनमें दो आधारों पर बच्चों। पहला अंतर जो है वो किस आधार पे, प्रतिद्वंदिता के आधार पे है। प्रतिद्वंदिता के आधार पर है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइवलरी, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए आसान सा कर दूं तो थोड़ा सा कंपटीशन वाला सा भाव है। प्रतिद्वंदिता का अंतर अर्थ या राइवलरी का जो अर्थ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन सा है कि साहब ये मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा बस, ठीक है, फिर दूसरे को। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि भैया 10 सीटें हैं एक क्लास में, जो 10 बच्चे पहले पहुंच जाएंगे वही बैठ पाएंगे, बाकी फिर कोई नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना। तो वहां कंपटीशन सा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रतिद्वंदिता के आधार पर सार्वजनिक वस्तुएं देखते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध है तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं है। तो सार्वजनिक वस्तुएं जो है वो सभी के लिए उपलब्ध है। देखो, सार्वजनिक वस्तुओं का अर्थ यही नहीं है कि सरकार बना रही है, जरूरी नहीं है। सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स सरकार ही बना रही है, ये जरूरी नहीं है। कोई पार्क बना रखा है, प्राइवेट वाले ने किसी ने बनाया हो, तो वो भी सार्वजनिक वस्तु है, मतलब उसका पूरी पब्लिक है वो यूज कर सकती है, दैट इज द पब्लिक गुड। तो यहां पर देखिएगा, सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती है। तो जो सार्वजनिक वस्तुएं होंगी, जो पब्लिक गुड्स होंगे, वो सभी के लिए उपलब्ध होंगे। इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक उसका इस्तेमाल कर लेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा। जैसे सड़क है, आज सड़क पर मैं चल के आ गया तो क्या दूसरा चल के नहीं आ सकता? आ सकता है साहब, बिल्कुल आ सकता है। मैंने अगर मान लीजिए मैंने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के सुविधा ले ली तो क्या दूसरा नहीं ले सकता? ले सकता है। मैंने एक पार्क में मैं जाकर के घूम के आ गया तो क्या दूसरा नहीं घूम सकता? घूम सकता है। एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। पर इसी के विपरीत अगर आप दूसरा देखो कि जैसे मान लीजिए मैं गया रेस्टोरेंट में और मैंने वहां पर एक चॉकलेट खरीद ली, तो अब वो चॉकलेट मैंने खा ली, मतलब एक चॉकलेट तो कम हो गई ना। तो वहां क्या है, सीमित है कि साहब हाँ जो आएगा उसको मिल जाएगी, बाकी जो नहीं है उसको नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए उसके उपयोग की उपलब्धता को कम नहीं करेगा। तो एक व्यक्ति जब किसी वस्तु का उपभोग कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, तो उसका उपभोग दूसरों की जो उपलब्धता है उसको कम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए तौर पर दिया कि अगर मैं पार्क में, मैं गार्डन में, मैं बगीचे में जाकर के घूम लेता हूं, फिर लेता हूं, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के लिए बंद हो जाएगा, वो दूसरा भी वहां घूम सकता है। ऐसा नहीं है कि वो गार्डन ही खत्म हो जाएगा मेरे घूमते ही, ऐसा नहीं। जैसे कि चॉकलेट हो रही थी मेरे खाते ही, तो एक चॉकलेट तो कम हो गई, वो चॉकलेट तो खत्म हो गई ना, क्योंकि उसको तो मैंने खा लिया। पर गार्डन, जिस गार्डन में घुमा था वो गार्डन खत्म थोड़ी हो गया भाई। जिस हॉस्पिटल में मैंने सेवाएं ली वो हॉस्पिटल खत्म थोड़ी हो गया, चल रहा हो तो और भी ले लो। मतलब अगर उन वस्तुओं सेवाओं का इस्तेमाल मैं कर लेता हूं तो वो दूसरों के लिए भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि मेरे इस्तेमाल करते ही खत्म हो जाएगी, नहीं, दूसरों के लिए भी है। तो इसलिए प्रतिद्वंदिता के आधार में अगर आप सार्वजनिक वस्तुओं को देखेंगे तो ये राइवलरी नहीं है, ये प्रतिद्वंदितात्मक नहीं है, मतलब इनमें कॉम्पिटिशन नहीं है। कोई भी आ जाओ, जब आओगे तब मिल जाएगी, डोंट वरी, बी हैप्पी। अतः एक साथ कई लोग इनका लाभ उठा सकते हैं, अर्थात यहां कोई लोगों का उपभोग प्रतिबंधात्मक नहीं होगा। तो एक साथ जो कई लोग हैं इनका लाभ उठा सकते हैं। अब पार्क में एक साथ बहुत सारे लोग घूम सकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एक साथ घूम सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं, जो पब्लिक गुड्स होते हैं, वो प्रतिद्वंदात्मक नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू में कि भैया कौन से जो गुड्स हैं प्रतिद्वंदात्मक होते हैं या नहीं होते हैं। या वो ये भी पूछ सकता है कि क्या सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिद्वंदात्मक होती है या नहीं होती। तो ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक व्यक्ति के इस्तेमाल करने से दूसरे व्यक्ति के लिए वो खत्म नहीं हो जाएगी। एक व्यक्ति अगर उसका उपभोग कर लेगा तो दूसरे के लिए कम नहीं होगी।
सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों की बात करें तो इनके लाभ सभी के लिए उपलब्ध होंगे। तो आप सार्वजनिक पार्क है, आप भी घूम लीजिए, मैं भी घूम लूंगा। वायु प्रदूषण को अगर नियंत्रित करेंगे तो उसके लाभ आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे। ऐसा थोड़ी मुझे मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिद्वंदात्मक नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पहला हमारा क्या है आधार है, जिसके आधार पर हम सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में अंतर कर रहे हैं, वो क्या आधार है कि वो प्रतिद्वंदात्मक होगी या नहीं होगी। तो सार्वजनिक वस्तुएं नहीं है। अब आ जाओ निजी वस्तुओं पे। निजी वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध नहीं होती है तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित होते हैं। तो ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं होती है, इनके लाभ किसी विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित होते हैं। ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के उपभोग तथा अन्य व्यक्तियों के उपयोग में प्रतिद्वंदी संबंध है। मतलब अगर एक व्यक्ति उसका उपभोग कर लेगा तो दूसरे के उपयोग में नहीं आएगी, वो दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं रहेगी। तो अगर मैंने चॉकलेट खा ली तो फिर वो चॉकलेट तो मेरे पेट में गई ना। मैंने अगर एक शर्ट पहन ली तो फिर दूसरा उस शर्ट को नहीं पहन सकता। बाकी वैसे अपन घरों में तो पहनते ही है, मैं मेरे भाई की पहन लेता हूँ, मेरा भाई मेरी पहन लेता है, वो तो चलता ही है। पर बाकी ऐसे जब उसको मैंने खरीद लिया है तो मतलब फिर कोई दूसरा व्यक्ति तो उसको खरीद नहीं पाएगा। मतलब एक शर्ट तो कम हो गई, वो शर्ट तो आ गई ना मेरे पास। तो वहां निजी जो वस्तुएं होंगी, जो प्राइवेट गुड्स होंगे, वो कैसे होंगे? प्रतिद्वंदात्मक होंगे और सार्वजनिक वस्तुएं नहीं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा जो आधार है वो किस चीज का है? अपवर्जनीयता का है बेटा। अपवर्जनीयता के आधार पर इसका अर्थ क्या होता है? एक्सक्लूडेबिलिटी। मतलब आप क्या कर सकते हो? एक्सक्लूड कर सकते हो, आप बाहर कर सकते हो। ठीक है ना? वहां क्या था? कंपटीशन की बात थी, यहां पे एक्सक्लूडेबिलिटी की बात है कि आप बाहर कर सकते हो। मतलब किसी को उस चीज का उपभोग करने या इस्तेमाल करने से आप वंचित कर सकते हो, रोक सकते हो। यह आ जाएगा अपवर्जनीयता या एक्सक्लूडेबिलिटी। सार्वजनिक वस्तुएं किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य कारगर तरीका नहीं है, इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं को गैर अपवर्जनीय कहा जाता है। तो सार्वजनिक वस्तुएं कैसी हैं? गैर अपवर्जनीय है। मतलब क्या है कि इन वस्तुओं का हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, किसी को इनका इस्तेमाल करने से रोकने का कोई कारण नजर नहीं आता, कोई मेजर, कोई ठोस रीजन नजर नहीं आता। तो इसलिए हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। सबके सब इसमें क्या है? इसका बिल्कुल मजे ले सकते हैं। अब पार्क है, ले लो सब लोग, कोई वो कुछ नहीं, कोई फीस वीस नहीं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब घूम लो, फिर लो, एंजॉय। तो ऐसा है। तो सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं वो कैसे होंगी? गैर अपवर्जनीय होंगी। यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान भी नहीं करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं, अपितु बहुत बार असंभव हो जाता है। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, उपभोक्ता कुछ चीजों का भुगतान भी नहीं करता है, फिर लिया भी नहीं जाता उससे। अगर ऐसी कंडीशन है कि वो भुगतान भी नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? मुफ्तखोर कहेंगे, जो मुफ्त में उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्तखोर जो हम कहते हैं वो। और फ्री राइडर्स, इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? फ्री राइडर्स। मतलब मुफ्त में ही सवारी कर रहे हैं, मतलब मुफ्त में ही आनंद ले रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, रेलवे की बात बताता हूँ। रेलवे में एक बड़ी से बड़ी आप जर्नी कर लीजिए, मैं सामान्य डिब्बे की बता देता हूं, नाम मात्र का किराया। और सामान्य डिब्बे में और स्लीपर कोच में अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। पर अगर उतनी ही अगर यात्रा आप किसी प्राइवेट बस में करते हैं या खुद के साधन से भी आप जाएंगे तो शायद खर्चा उससे ज्यादा ही आएगा। फिर भी लोग ऐसे हैं कि टिकट को टालने की कोशिश करते हैं, लेते नहीं। क्यों भाई? किस आधार पर जो है हो जाएगा? तो यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं भी करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन नहीं है, फिर तो बहुत बार असंभव हो जाता है। तो ये गलत बात है कि भैया सरकार अगर आपको इतना दे रही है तो कम से कम हम सरकार को जो मिनिमम सरकार ले रही है वो तो सरकार को दे। चाहे वो रेलवे की बातें हों, चाहे वो बसेस की बात हो। मतलब लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि नहीं हो, और फिर मतलब बड़ी बात ही उसमें इंटेलिजेंस और दिखाते हो। देखो तेरा भाई है ना, वहां से वहां तक आया था, फ्री में आया, फ्री में टिकट नहीं ली, अच्छी बातें नहीं है। ठीक है ना? एक तरफ तो आप 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचाने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ बड़े बड़े ज्ञान देते हो कि मैं देशभक्त हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं देश के लिए कर दूंगा। यार आप ये सोचो ना, आप 100 रुपए सरकार को उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर आप सोचिए वो 100 रुपए अगर आप छोड़ रहे हो और छोड़ देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा। फिर
कहां से पैसा लगाएगी सरकार विकास के कार्यों पर, और विकास नहीं होगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा भैया। तो ये जो मुफ्तखोरी वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए। इन भुगतान दिए बिना उपयोग करने वालों को क्या कहा जाता है? मुफ्तखोर कहा जाता है। अब आ जाओ निजी वस्तुएं। जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता उसे इनका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है, इसलिए निजी वस्तुओं को अपरिवर्जनीय कहा जाता है। मतलब अब अगर इनका कोई भुगतान नहीं करेगा तो फिर वो उस चीज का लाभ भी नहीं उठा सकता। जाइए आप किसी रेस्टोरेंट में, आपको नहीं, जब तक आप पेमेंट नहीं करके जाओगे नहीं उठने देगा। छड़िए कभी किसी प्राइवेट बस में, आपको नहीं बीच में कहीं पे उतार देता हूँ अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो। जाइए कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कहीं पे, किसी भी चीज का जहाँ पेमेंट लग रहा है तो क्या बिना पेमेंट के आप उस चीज का आनंद ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप पेमेंट दीजिए, पेमेंट देंगे तो आपकी जी हजूरी हो जाएगी, 100% जी हजूरी। साहब जी सर, जी सर, जी सर, जी मैम, जी मैम, जी मैम, पर पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है, उन लोगों को बाहर किया जा सकता है जो भुगतान नहीं करते हैं। तो इसलिए निजी वस्तुएं कैसी है? अपरिवर्जनीय है। अब दोनों में बात ध्यान रखनी है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिद्वंदात्मक भी नहीं है और अपरिवर्जनीय भी नहीं है, और निजी वस्तुएं प्रतिद्वंदात्मक भी है और अपरिवर्जनीय भी है। उदाहरण, यदि आप टिकट न खरीदे तो आपको सिनेमा घर में फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है। तो सार्वजनिक प्रावधान, सार्वजनिक प्रावधान का मतलब है पब्लिक प्रोविजन, और सार्वजनिक उत्पादन का मतलब है पब्लिक प्रोडक्शन। इस पब्लिक प्रोविजन में और पब्लिक प्रोडक्शन में अंतर होता है। क्या होता है? देखिए, सार्वजनिक प्रावधान वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए बिना इनका उपयोग किया जा सकता है। मतलब सार्वजनिक प्रावधान का मतलब यह है, पब्लिक प्रोविजन का मतलब यह है कि सरकार बजट के द्वारा वित्त पोषण कर रही है। वित्त पोषण मतलब सरकार पैसा सरकार लगा रही है, तो इसका बिना भुगतान के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब सरकार जिन चीजों का जिक्र बजट में कर रही है, जहां पैसा सरकार खर्च कर रही है, वो प्रावधान है, वो सार्वजनिक प्रावधान है। ठीक है, एक बार सार्वजनिक उत्पादन भी देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सार्वजनिक उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? सार्वजनिक उत्पादन कहा जाता है। अब यहां पे क्या हो रहा है? सरकार वित्त पोषण कर रही है, सरकार वहां पे क्या कर रही है? उस का बजट को वित्त पोषित कर रही है। मैं जैसे आपको उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे कि राजस्थान की बताता हूं, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चलाई थी RGHS करके, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके परिवारों का इलाज मुफ्त में होगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में भी चले जाइए, इलाज मुफ्त होगा। ऐसे करके एक चिरंजीवी योजना चलाई थी जिसमें किसी को भी 10 लाख 25 लाख तक का इलाज सरकार मुफ्त करा के देगी, किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए। तो अब क्या है, सरकार ने बजट से वित्त पोषित करा है कि साहब हम बजट से पैसा देंगे और आप लोग इलाज कराइए। तो ये क्या हो गया? सरकारी प्रावधान हो गया। और अगर कोई वस्तु का सीधा सरकारी निर्माण उत्पादन कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक उत्पादन या पब्लिक प्रोडक्शन कहलाएगा। नोट, सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आवंटन कार्य कहा जाता है। तो ये जो सार्वजनिक वस्तु है सरकार बना रही है, सरकार सप्लाई करे, तो उसको क्या कहा जाएगा? आवंटन का कार्य कहा जाएगा। बाकी सार्वजनिक वस्तुएं प्राइवेट वाला भी बना सकता है और सरकार भी बना सकती है, पर इन सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति, सप्लाई का अगर बांटने का काम सरकार कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? आवंटन कार्य कहेंगे। मतलब ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं जो प्राइवेट वाला नहीं दे पा रहा है वो सरकार दे तो वो आवंटन का कार्य होगी। फिर नेक्स्ट है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। तो अब एक बार तो क्या करा सरकार ने, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाने का काम करा है, तो वो आवंटन कार्य। अब पुनः आवंटन कार्य है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको कहा जाता है। ये क्या है इसको समझिएगा पहले एक बार, फिर हम आगे आएंगे। देखिए, आप सभी को एक बात पता है कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? भूमि होती है, लैंड, लेबर, श्रम जिसको अपन कहते हैं, पूंजी होती है, और फिर लास्ट में जो मालिक है वो होता है। ठीक है, ये होते हैं 4। अब इन चारों ने मिलकर के क्या करा? किसी ना किसी चीज का उत्पादन करा या नहीं करा? आप कहोगे सर बिल्कुल करा, चारों ने मिलकर के उत्पादन करा। अब जब उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन किस लिए करा गया था? बेचने के लिए करा गया था।
जो भी वस्तु जो भी सेवा का निर्माण हुआ उसको बेचा गया। बेचने के बाद मालिक के पास पैसा आया, पर क्या सारा का सारा मालिक का है? बिल्कुल भी नहीं, सारा का सारा मालिक का नहीं। फिर जिसकी भूमि है उसको किराया दिया जाएगा, उसको श्रम को उसकी जो वेतन है वो दिया जाएगा, इसको क्या है ब्याज दिया जाएगा, और जो बाकी बचेगा जो लाभ होगा वो लाभ मालिक रख लेगा। ये अपने पढ़ा है। तो ये क्या है, ये जो हमारा उत्पादन हुआ और उसके बाद क्या करा गया, जो राष्ट्रीय आय है, जो हमारा नेशनल इनकम है, उसको वितरित करा गया है, उसको बांटा गया है। यहां तक का फंक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है, जनरली हो रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या है कि कोई ऐसे हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, कोई ऐसे भी हैं जो बहुत ही अच्छा खासा कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ठीक ठाक कमा रहे हैं, जीवन यापन ठीक से नहीं हो पा रहा उनका। तो अब यहाँ पे रोल होता है सरकार का। तो फिर सरकार की एंट्री होती है, और सरकार की एंट्री जब यहाँ पर होती है तो सरकार क्या है, ये जो पैसा इन लोगों के पास आया है किराया, वेतन, ब्याज, लाभ के रूप में, इसको फिर से बांटने का काम करती है, पुनः आवंटन का कार्य करती है। कैसे करती है? जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको बोलती है हमें टैक्स दो, हमें कर दो। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तुम ज्यादा कर दोगे, जिसके पास कम पैसा है वो कर कम देगा, और जिसके पास बहुत ही कम पैसा आ रहा है सरकार उसको क्या करेगी, सहायकी देगी। मतलब क्या करेगी, अच्छा ये चीज तुम खरीद लो, एक काम करो इतने तुम दे दो बाकी हम दे देंगे, एक काम करो ये तुम मुफ्त में ले लो, ये भी करो तुम मुफ्त में करो। तो क्या कर रही है सरकार, एक तरफ जहां ज्यादा है वहां से ले रही है, और एक तरफ जहां कम है वहां दे रही है। तो ये क्या कर रही है सरकार, पुनः आवंटन का कार्य कर रही है। एक बार पेमेंट हो चुका है, वेतन बढ़ चुके हैं, पर सरकार उसके बाद टैक्स के जरिए और सहायकी के जरिए, सहायकी मतलब सब्सिडी के जरिए, जैसे आप देखते हैं सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती है, अलग अलग चीजों पे सब्सिडी दी जाती है, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात फर्मों तथा घरेलू क्षेत्र की ओर जिसे निजी आय कहा जाता है, या सरकार की ओर जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है। तो देश की जो कुल राष्ट्रीय आय होगी उसका प्रवाह, उसका फ्लो या तो निजी क्षेत्र की तरफ, मतलब कोई फर्म है, कंपनी है, वो ले लेगी। घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड मतलब अपन लोग हो गए, जैसे भाई जो भूमि का मालिक होगा उसके पास चला गया, अपने पास वेतन आ गया, ब्याज आ गया, ये सब कुछ। तो ये इनकम क्या कहलाएगी, निजी इनकम कहलाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट इनकम कहेंगे। और जो सरकार के अधीन है वो सरकार के पास चली जाएगी तो वो सार्वजनिक आय कहलाएगी। निजी आय में से जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है, तथा उसमें से जिस भाग को खर्च किया जा सकता है वह भाग प्रोज्य आय कहलाता है। अब देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे जो मालिक है उसने माल बेचा, 1 लाख का माल बिका। अब 1 लाख का जो माल बिका है वो क्या हो गई, निजी आय हो गई। वो क्या हो गई, निजी आय हो गई, प्राइवेट इनकम हो गई। अब उस 1 लाख में, जैसे मान लीजिए मैं भी वहां पे काम करता हूँ, मालिक ने मुझे 10,000 दिए, मेरे 1 लाख के 1 लाख मेरे तो नहीं, मुझे तो अपना काम का 10,000 दिए, तो ये 10,000 मेरा क्या हो गया, व्यक्तिगत आय हो गया। जो घरेलू क्षेत्र तक मतलब मेरे तक पहुंचा है वो क्या हो गया, व्यक्तिगत आय हो गई, मतलब मेरी पर्सनल इनकम हो गई। इस पर्सनल इनकम में से भी मैं जो भाग को खर्च कर सकता हूं वो क्या कहलाता है, प्रोज्य आय कहलाता है, या इसको कहा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब आप जिसको डिस्पोज कर सकते हो, जिसको खर्च कर सकते हो, वो वाली इनकम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी बात हुई, जो मेरे पास आया है मैं उसको सारे का सारे को ही खर्च कर सकता हूं, कहां दिक्कत है, मेरा पैसा मैं चाहूं जा खर्च करूं। रुको रुको शेर, ऐसे इतनी जल्दीबाजी नहीं है आराम से रुको, पहले सुनो मेरी बात। अब आपके पास पैसा आ गया, अब सरकार नजर घुमा रही है किसके पास पैसा है, अच्छा भाई टैक्स लाओ, टैक्स लाओ। अब जैसे मान लो कि आप साल के 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, हर महीने 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सरकार ने बोला भैया 2 लाख रुपए टैक्स दो, तो 10 लाख। आपकी व्यक्तिगत आय कितनी है, 12 लाख है, पर आप खर्च कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो, 10 लाख कर सकते हो। तो ये 10 लाख जो आप खर्च कर सकते हो वो प्रोज्य आय है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। दूसरी तरफ जैसे मान लीजिए जो मेरे जैसे कोई गरीब होते हैं, निर्धन व्यक्ति होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, ठीक है, मान लो मैंने पूरे साल में ही 1 लाख रुपए कमाए, चलो ज्यादा बता दिए पूरे साल में मैंने 60,000 रुपए कमाए, मतलब हर महीने के हिसाब से 5,000। सरकार ने मेरी तरफ देखा, मेरे मासूम से चेहरे को देखा, दया करी कि नहीं यार पैसा नहीं बच्चे के पास, टैक्स तो छोड़ो, इसको तो अपने और दो। तो सरकार ने मुझे बोला हर महीने आपको 500-500 रुपए देंगे सरकार मुझे अब हर महीने 500-500 रुपए और देगी, तो 500 रुपए का मतलब हो गया 12 पंजे 60, तो लगभग 6,000 रुपए मुझे सरकार और देगी।
तो अब मैंने कमाए 60 है और 6,000 सरकार मुझे दे रही है, तो अब मैं खर्च कितने कर सकता हूँ? 66,000 कर सकता हूँ। तो ये सरकार तय करती है कि आप खर्च कितने करेंगे। ओके। सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र की परोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट कर सकता है, ट्रांसफर कर रहा है ना सरकार, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको पेमेंट दे दिया। और कर एकत्रीकरण मतलब टैक्स को इकट्ठा करके जो हमारे घरेलू क्षेत्र है उसकी परोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। जैसे मैंने बताया, टैक्स अगर सरकार लगाती है तो हमारी परोज्य आय कम हो जाएगी। अब इसका उल्टा मान लीजिए, सरकार बदली, सरकार ने सोचा है ज्यादा ही टैक्स लिया जा रहा था अभी तक, अब 1 लाख ही लेंगे, अब 11 लाख, तो अब आपकी परोज्य आय बढ़ गई ना। पहले 10 लाख ही खर्च कर सकते थे, अब आप 11 लाख खर्च कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सरकार हमारी परोज्य आय को प्रभावित कर सकती है। नोट इस प्रकार सरकार के आय के वितरण को परिवर्तित कर सकता है तथा समाज को आय के वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिससे न्याय संगत माना जाए, यह वितरण कार्य है। तो आय के वितरण को परिवर्तित कर सकता है, मतलब जो अब आय का वितरण तो यहां पर हो गया था ना भैया, यहीं पर हो गया, पर सरकार ने उसको चेंज कर दिया। अच्छा तू 12 लाख कमा रहा है, चल दे 2 लाख दे। अरे तू बेटा 60,000 ही कमा रहा है, अरे ले बेटा मैं दे तो 6,000, ठीक है ना। तो उसको परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है, और समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जो न्याय संगत हो, जो मतलब सही हो, जो न्याय वाला हो, सही हो। इसी को क्या है, सरकार का वितरण कार्य या पुनः आवंटन कार्य कहा जाता है। तीसरा है सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। स्थिरीकरण कार्य का मतलब है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का सीधा सा अर्थ यह है कि सरकार ना तो महंगाई होने दे और ना सरकार मंदी होने दे, मतलब अर्थव्यवस्था स्थिर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा कीमतें बढ़े ना बहुत ज्यादा कीमतें गिरे। सरकार को आय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। अब आय और रोजगार में उतार चढ़ाव को कम करने का अर्थ ये है, अगर रोजगार बहुत ज्यादा हो गया तो लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी, बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर इसका उल्टा ले लो, रोजगार बहुत कम हो गए तो लोगों की इनकम गिर जाएगी, इनकम गिर जाएगी तो डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी तो भैया क्या होगा, आप मंदी के दौर में चले जाओगे। तो इसलिए कहा गया है कि सरकार को आय और रोजगार के उतार चढ़ाव को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार कितना होगा, कीमतें क्या होंगी, ये सब किस पर निर्भर करता है बेटा, मांग पर निर्भर करता है, डिमांड पर निर्भर करता है कि हम लोग कितनी डिमांड कितनी मांग कर रहे हैं। तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। तो जो कुल मांग है वो सरकार तो उसको प्रभावित कर ही सकती है, उसके अलावा जो निजी क्षेत्र उसके लाखों करोड़ों से कारक हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी जो मांग है वो प्रभावित हो सकती है। यह निर्णय भी कई कारकों जैसे आय तथा साख की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है कि अब लोगों की इनकम कितनी है, उस हिसाब से लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अगर आज मैं कमाता ही महीने के 5,000 हूं तो फिर मैं कैसे 5 लाख की गाड़ी का सपना देख सकता हूं, नहीं देख सकता। और जो व्यक्ति कमाता ही महीने के 5 लाख है तो उसके लिए 1 करोड़ की गाड़ी का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, वो देख सकता है। तो इनकम बड़ी चीज है। और साख, साख का मतलब है बच्चों उधार, उधार की उपलब्धता, उसको उधार कितनी आसानी से मिल सकता है, ठीक है, उधार कितनी आसानी से मिल सकता है, कितनी आसानी से वो चुका सकता है, ठीक है। तो फिर अगर आसानी से मिल रहा है तो व्यक्ति लेकर के अपनी डिमांड कर सकता है। और देखिए साख की उपलब्धता इस प्रकार से भी देखिएगा थोड़ा, अगर जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको आसानी से साख मिल रही है, उधार मिल रहा है, वो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो व्यक्ति डिमांड करेगा ही करेगा। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, तो सरकार जो हस्तक्षेप करती है चाहे वह मांग को बढ़ाने के लिए करे या मांग को कम करने के लिए करे। मांग को बढ़ाने का मतलब यह है कि भैया मंदी का दौर चल रहा है, मांग को बढ़ाओ, और मांग को कम करने का दौर का मतलब यह है कि भैया अभी तो महंगाई का दौर है, इसको थोड़ा कम करो। स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहलाता है। अब आ जाइए सरकारी बजट के घटक, ठीक है ना। तो सरकारी बजट का अर्थ आप लोगों ने जान लिया, सरकारी बजट के जो उद्देश्य हैं वो आप लोगों ने जान लिए। अब अपन लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सरकारी बजट के घटकों की। किसकी करेंगे, सरकारी बजट के घटक की। घटक का मतलब होता है कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कॉम्पोनेंट या घटक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह है कि जिससे मिलकर करके वो चीज बनी हो। सरकारी बजट किन किन मुद्दों से मिलकर करके बना है वो है। तो अब अगर अपन इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं तो अपन 2 भागों में इसको बांट देते हैं, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2। इधर अपन लिख देते हैं राजस्व बजट
कौन सा बजट है? राजस्व बजट। राजस्व बजट, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू बजट। इंग्लिश में कौन सा बजट है? ये रेवेन्यू बजट है। दूसरी तरफ भी हम लोग कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, तो दूसरी तरफ क्या है? पूंजीगत बजट, या क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल बजट। कौन सा बजट है? कैपिटल बजट। तो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब इनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो वो वाली बात है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, ठीक है ना, फिर उसके अंदर डिब्बा, फिर उसके अंदर डिब्बा, फिर उसके अंदर डिब्बा, ठीक है ना। चलिए, अब इस राजस्व बजट में क्या होगा? दो ही चीजें हो सकती है, या तो सरकार को इनकम होगी, प्राप्तियां होंगी, और यह सरकार का व्यय होगा। तो इधर कौन से अलग खेत की मूली? इधर भी वही होगा। ठीक है ना। ये तो वो वाला सा याद आ गया, ठीक है ना, वो दो बकरी वाला नहीं चला था ट्रेन में, सफेद बकरी काली बकरी। सर कौन से के जवाब देना है? सफेद के लिए बताना, काली बकरी? चलो पहले काली के लिए बता दो। सर काली तो ये खाती है, तो फिर सफेद क्या खाती? बोला सर सफेद भी ही खाती है। तो वो वाली सी बात हो गई। राजस्व में प्राप्ति है तो उधर भी प्राप्ति है, इधर भी प्राप्त व्यय है तो उधर भी व्यय है। ठीक है, पर अपने डिफरेंस आएगा, आगे रुक जाओ भाई। ठीक है, तो ठंड रखो मेरे बच्चों। प्राप्तियां और व्यय। चल, अब इधर की प्राप्तियों में क्या है? इधर की प्राप्तियों में जैसे कर, ओहो चेंज हो गया, रुक जाओ। ऐसे नाराज मत हुआ करो बोर्ड भैया, एक तो यार आप नाराज हो जाते हो। इसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, कर और गैर कर। फिर कर को हम वापस दो भागों में बांट देंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। व्यय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, योजनागत व्यय, मतलब जिसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और दूसरा होगा गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इधर आ जाओ, प्राप्तियों में तो प्राप्ति इधर देखेंगे बाद में, और यहां पर व्यय में वही योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। ठीक है, तो ये सरकारी बजट के पूरे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, प्राप्तियों में कर, गैर कर। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे कर क्या होते हैं, टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसा पेमेंट है जो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है, जो हमें सरकार को भुगतान करना ही होगा। ठीक है, चाहे वो हमारी इनकम पर हो, हम भुगतान करते हैं, हम कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर हम लोग टैक्स का भुगतान करते हैं। मतलब ऐसी चीज है जो आपको भुगतान करनी पड़ेगी, पूछना नहीं जा रहा कि करोगे या नहीं करोगे, करना पड़ेगा। ओके, गैर कर, उस कर के अलावा जो कुछ भी आ जाता है वो गैर कर में आ जाता है। ठीक है, और बाकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में भी अभी अपन लोग डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है वो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले जो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब देखो, यहाँ पे अपन ने राजस्व प्राप्तियां देखी और पूंजीगत प्राप्तियां देखी, तो पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इनको कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते जाना। राजस्व प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो न तो देनदारी बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और न ही किसी परिसंपत्ति को कम करती है। अब देखो मेरी इंटरेस्टिंग बात, देखो पैसा आ रहा है, मतलब प्राप्ति हो रही, राजस्व प्राप्ति का मतलब है हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पर राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्ति, मतलब सरकार की ऐसी इनकम है जिनसे ना तो सरकार की देनदारी बनती है। देनदारी बनने का मतलब क्या है कि वो वापस चुकाने हो। जैसे मान लीजिए अगर आज सरकार पैसे उधार ले लेती है तो वो तो चुकाने, आज तो पैसा आया है पर भविष्य में तो क्या होगा, चुकाना ही पड़ेगा। पर ऐसा पैसा नहीं, राजस्व प्राप्ति ऐसा पैसा नहीं है जिससे कि देनदारी बनती हो, बिल्कुल भी। और कोई परिसंपत्ति कम हो जाए, परिसंपत्ति तो सरकार का जो भी संपत्ति, कोई फैक्ट्री, कोई बिल्डिंग, कोई जमीनें, कुछ भी हो, वो कम हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आज सरकार बोले ये हमारी फैक्ट्री थी, इसको हमने 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, अब 1 करोड़ रुपए तो आ गए, अरे पर वो फैक्ट्री की जमीन तो सरकार की कम हो गई ना।
तो राजस्व प्राप्तियां ऐसी हैं जिससे ना तो देनदारी बनती है और ना परिसंपत्ति कम होती है। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, हमारा पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां हैं जो या तो देनदारी बनाती है या परिसंपत्ति को कम करती है। मतलब या तो सरकार यहां पर उधार लेगी, पैसा उधार लेगी तो चुकाना पड़ेगा, या सरकार अपनी किसी परिसंपत्ति को क्या कर देगी, बेच देगी। तो या तो परिसंपत्ति कम हो गई तो वो पूंजीगत प्राप्ति आ जाएगी, या आपने उधार लिया है तो वो पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। पर अगर दोनों ही ऐसा नहीं हो रहा तो वो कौन सी है, राजस्व प्राप्ति है। और ऐसा केस में होता है, ऐसा होता है कर में भैया, कर गैर कर। अब सरकार टैक्स ले रही है तो सरकार को वापस चुकाना है क्या, नहीं चुकाना। सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, क्या सरकार की संपत्ति कम हो जाएगी क्या, नहीं हो जाएगी। गैर कर में क्या आता है, सरकार की टैक्स के अलावा सब कुछ, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी आप फीस देते हैं, ये गैर कर का पार्ट है। आपका चालान काट देती है पुलिस प्रशासन, वो क्या है, गैर कर में चला जाता है। राजस्व प्राप्तियां नियमित एवं आवर्ती प्रकृति की होती है। नियमित एवं आवर्ती प्रकृति का मतलब यह है कि ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि आज हो गया तो वह गए, पता नहीं अब अगला कब होगा। साल भर में चलता रहता है, आएगा पैसा। टैक्स है, टैक्स तो पूरे साल आएगा, आया फिर आया, ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा। ये क्या होती है, अनियमित और अनावर्ती होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार डेली उधार लेने जाएगी, सरकार हर साल ही उधार लेगी, ऐसा तो नहीं है। सरकार हर साल ही अपनी कोई ना कोई परिसंपत्ति को बेच देगी, ऐसा नहीं है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, ठीक है, कौन सा आता है, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें आयकर आ जाएगा। आयकर मतलब इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है वो। बिक्री कर, आप कुछ बेच रहे हो उस पर जो टैक्स होगा वो। गैर कर राजस्व में क्या हो गया, कोई शुल्क आप से लिया जा रहा, कोई फीस ली जा रही, आपका जुर्माना है, जुर्माने की कोई रसीद हो गई। अब जुर्माने की रसीद से आप लोग समझ जाओ, मैं वहां की बात कर रहा हूँ जहां पुलिस आपका चालान काट देती है। सार्वजनिक उद्यम से कोई आए हो, सरकार का कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, वहां से सरकार को इनकम हो रही हो तो वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये राजस्व प्राप्तियां हैं जहां पर सरकार की ना तो देनदारी बनती है, मतलब ना तो सरकार को वो वापस लौटाने हैं, और ना सरकार की परिसंपत्ति को कम करेंगे। पूंजीगत प्राप्तियों में उधार, विनिवेश, ऋण की वसूली है। उधार मतलब सरकार कहीं से उधार ले लेगी, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार अपनी किसी संपत्ति को बेच देती है तो वहां से पैसा आएगा, वो पूंजीगत प्राप्तियों में कहलाएगा। ओके, फिर आ जाइए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में। इसको थोड़ा सा अपन और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट। पहली बात तो कभी भी टॉपिक को समझने से पहले शब्द को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई बीच में है, ठीक है ना, कोई बीच में है, वह अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब है कोई बीच में नहीं है, लेना देने वाला जो है वो वही दोनों आमने सामने है, वही दोनों आमने सामने है, वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। और कोई लेने देने वाले के बीच में बैठा है वह अप्रत्यक्ष हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो आइए इस चीज को समझते हैं। प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण लेता हूं मैं, इनकम टैक्स लेता हूं। इनकम टैक्स मतलब जो भी व्यक्ति इनकम कमाएगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो कहलाएगा इनकम टैक्स। आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने साल के 10 लाख रुपए कमाए, सरकार ने 2 लाख का टैक्स काट लिया, 8 लाख। तो सरकार को टैक्स देने वाला कौन है भैया। जैसे मान लीजिए आज मैं कोई एक्स व्यक्ति हूं, मैं हूं, तो मैं सरकार को टैक्स देने वाला हूं, लेने वाली कौन है, सरकार है। तो हमारे बीच में कोई है नहीं, मैं दे रहा हूं, सरकार ले रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है इसमें कि जो पे करेगा ना उसी पर ही उसका बोझ आएगा, जो भुगतान करेगा ना उसी पर उसी का बोझ आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आज जिस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमाए और 2 लाख रुपए सरकार को दे दिए, तो उसको पता चल गया ना, सब अपनी जेब कट गई। 2 लाख रुपए सरकार का चले गए, कमाए 10 लाख थे, आए 8 लाख। तो जिसने कमाया है उसी के ऊपर, सॉरी, जिसने भुगतान करा है उसी के ऊपर उसका बोझ हो, उसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अब अप्रत्यक्ष में उदाहरण लेते हैं। आप कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा ले रहे हैं, उस पर अप्रत्यक्ष कर लगता है। हर चीज पे अप्रत्यक्ष कर लगेगा। और अप्रत्यक्ष कर जो अब भी भारत में चल रहा है वो कौन सा है, जीएसटी है, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर है। आप मोबाइल खरीदते हैं, इस पर भी टैक्स लग रहा है। आप गाड़ी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है। आप 2 रुपए का 3 रुपए का रबड़ खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है। पर अब ये अप्रत्यक्ष कैसे है। अब मान लीजिए मैं हूं एक पेन बनाने वाली कंपनी। इस पेन बनाने वाली कंपनी ने 1000 पेन बनाए। कितने पेन बनाए, 1000 पेन बनाए। हर 1000 पेन का देखा कि एक पेन को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो 2 रुपए का आ रहा है, तो 2 रुपए वो देख लिए।
उसके बाद मैंने 1 रुपया मेरा प्रॉफिट जोड़ लिया। फिर सरकार ने कहा कि भैया अभी 1000 पेन मार्केट में बिकने जाएंगे तो टैक्स तो भरो। मैं कंपनी का मालिक हूं तो मैंने हर पेन पे 50-50 पैसे क्या कर दिया, टैक्स भर दिया। 3.5 रुपए का पेन मेरे यहां से होकर के निकल गया। फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, परिवहन वाला, उसने अपना थोड़ा जोड़ लिया। फिर आगे वो बिकता बिकता 5 रुपए तक में बिकेगा। ये जो 5 रुपए में जो बेचा जा रहा है ना, उस 5 रुपए में वो 50 पैसे मिले हुए हैं, वो टैक्स मिला हुआ है जो मैं सरकार को दे चुका हूं। इसीलिए लिखा हुआ आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित, मतलब सारे कर उसमें दे रखे हैं। पर ये जो 50 पैसे सरकार को दिए मैंने, पर क्या सच में मैंने मेरी जेब से दिए? नहीं, ये आपसे लूंगा, मैं जनता से लूंगा। क्योंकि 2 रुपए का बना था, 1 रुपए का मैंने मेरा प्रॉफिट जोड़ा, 50 पैसे का टैक्स मैंने 3.5 रुपए में जो माल बेचा है वो होलसेलर वाले को बेचा, मतलब 50 पैसा उसमें टैक्स मिला हुआ है। फिर उसने अपना 50 पैसे प्रॉफिट जोड़ा, 4 रुपए उसने रिटेलर को, जो छोटी मोटी दुकानें वाले, उनको बेचा, उसने फिर अपना 1 रुपया प्रॉफिट जोड़ा। ऐसे करके 5 रुपए में है तो उसमें 50 पैसे टैक्स है। तो टैक्स भर कौन रहा है? आप भर रहे हैं, जनता भर रही है, दुकान मालिक नहीं भर रहा। तो अब एक बात बताओ, टैक्स देने वाला कौन है? टैक्स देने वाला कौन है? जनता है। लेने वाली कौन है? सरकार है। पर आपसे मैं ले रहा हूं और मैं फिर सरकार को दे रहा हूं। यही हो रहा है ना, यही कहानी हो रही है ना। भैया मैंने माल बेचा है तो उस माल पे जो टैक्स लग रहा है वो तो मैं दे चुका हूं सरकार को, पर वो तो मैं आपसे ले रहा हूं। तो मैंने जनता से टैक्स लिया और मैंने सरकार को दिया। अब दोनों लेने देने वालों के बीच में कौन है? कोई है। तो ये क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगता है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, और जो इनकम पर या और बाकी चीजों पे टैक्स लगते हैं, मैं बताऊंगा अभी, वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। इसका एक छोटा सा और उदाहरण अपन और लेते हैं। अब ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखिएगा, 2-3 उदाहरण दूंगा। अप्रत्यक्ष कर की एक बात, जैसे जिसने भरा है बोझ उसके ऊपर नहीं है। टैक्स का भुगतान किसने करा था? मालिक ने करा था, कंपनी के मालिक ने। पर क्या उसकी जेब से कटाया गया? नहीं। किसकी जेब से कटा है? आपकी जेब से कटा है, उपभोक्ता की जेब से कटा है। ठीक है, अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अप्रत्यक्ष कर का एक और उदाहरण लीजिएगा। आप लोग स्कूल गए, स्कूल में ये बोला गया कि बेटा कल 100 रुपये लेकर के आना। ठीक है ना, आपको कल डायरी दी जाएगी। आप लोगों ने 150 रुपये घर से मांगा कि चलो भाई 50 के फन गोलगप्पे खाएंगे। 150 रुपये आपने घर पे 150 रुपये बताया, मम्मी ने पिताश्री को 250 बताया, पिताश्री ने 250 रुपये मम्मी को दिए, मम्मी ने 150 रुपये आपको दिए और आपने 100 रुपये टीचर को दिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको 150 का भुगतान जो करा गया, तो 150 का भुगतान किसने करा? मम्मी ने करा। पर क्या मम्मी की जेब से कटा? नहीं। कटा किसकी जेब से? पापा की जेब से। मतलब पापा ने बेचारे 100 रुपया और एक्स्ट्रा पापा को लूट लिया गया। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया ना, मतलब बीच में ले लिया जा रहा है, अपना जो कमीशन है वो ले लिया जा रहा है, वो अप्रत्यक्ष है। इसके अलावा एक और उदाहरण आपको देता हूं। आप लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, ठीक है, 12th क्लास में है, तो मैं 17-18 साल के आप होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और छोटा सा मैं एक उदाहरण, जैसे कि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो प्रेम विवाह होते हैं, लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज तो वह विवाह होता है बच्चों, जिसमें माता पिता देखते हैं और वह तय करते हैं, और जहाँ तय कर देते हैं वही लोकी की लकीर होती है। प्रेम विवाह वह होता है जहाँ पे लड़का लड़की मिलते हैं और फिर वो तय करते हैं कि हमारे जीवन के लिए जीवन साथी बन सकता है या नहीं बन सकता। अपना मुद्दा ये नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो नहीं डिबेट करनी है अपन को, अपन मेन बात पे आते हैं। जहां पर क्या हो, जहां पर खुद जो लड़का और लड़की खुद जो मिले और वो खुद तय कर रहे हैं कि साहब हम जीवन साथी बनेंगे, ये प्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट है, इनके बीच में कोई भी नहीं है। तो लव मैरिज जो है, जो प्रेम विवाह है, वो प्रत्यक्ष की तरह कि मैंने उस लड़की को देखा, वो लड़की मुझे पसंद आ गई, उस लड़की को मैं पसंद आ गया, और हम लोगों ने बातचीत करना शुरू करी और हमने ये तय कर लिया कि साहब हम विवाह करेंगे, हमने घर वालों को बता दिया और शादी कर ली। तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, हमारे बीच में कोई भी नहीं है। हमारे बीच में कोई भी नहीं। अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष अरेंज मैरिज की तरह है। ये बॉयज वाली फैमिली, ये गर्ल्स वाली फैमिली, अब बीच में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनकी फैमिली को भी जानता है, इनकी फैमिली को भी जानता है, वो इनकी फैमिली के बारे में इनको बताएगा, इनकी फैमिली के बारे में इनको बताएगा, फिर दोनों परिवार एक दूसरे को देखेंगे और करेंगे ये सब कुछ, फिर रिश्ता तय होगा। तो यहां पर क्या है? कोई बीच में है। अरेंज मैरिज में कोई क्या होता है? बीच में होता है, जिसे हम बिचौलिया कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर एक प्रकार से प्रेम विवाह की तरह है और अप्रत्यक्ष जो कर है वो जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसकी तरह है। चलिए, कर की घटना और प्रभाव एक ही व्यक्ति पे पड़ता है, मतलब
देने वाला भी एक ही व्यक्ति है और उसका प्रभाव जो पड़ेगा तो उसकी जेब में से कटेगा वह भी एक ही व्यक्ति है। कर की घटना और प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। ये देता कौन है? कंपनी का मालिक देता है, पर कटता किसकी जेब से? उपभोक्ताओं की जेब से कटता है। व्यक्ति और फर्मों की संपत्ति और आय पे लगाया जाता है। व्यक्ति की जो आय है उस पे लगेगा, व्यक्ति की संपत्ति है उस पे लगेगा, फर्म की कोई कंपनी की संपत्ति उस पे लगाया जाएगा, फर्म की जो इनकम है उस पे लगाया जाएगा। ये वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर लगाया जाता है कि वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ उस पर और जो बिक्री हो रही है, सेल हो रही है उस पर। कर का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आप जो कर का बोझ है ना वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। आज सरकार मेरी इनकम में से काट रही है तो वो मैं किसी दूसरे को नहीं, सर मुझे छोड़ दो, इससे ले लो, इससे ले लेना सर, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। 12 लाख कमाए हैं, 2 लाख सरकार काटेगी तो वो काटेगी, वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते बोझ को। यहां कर का बोझ मूल्य वृद्धि के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, पर यहां पर जो कर का बोझ है वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे? पेन 2 रुपए में बना, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मान लीजिए सरकार ने बोला भाई 50 पैसे हमें टैक्स दो, तो मैंने तो क्या करा, ये 3.5 में बेच दिया, तो मेरे पर बोझ थोड़ी आया, मैंने तो बोझ आप लोगों पे डाल दिया। कल को सरकार ने बोला भाई अब हर पेन पे 1 रुपया टैक्स लेंगे, तो ठीक है, मैं भी इसको 4 में बेचना शुरू कर दूंगा, 4 में दे दूंगा आगे। तो भैया मैंने क्या करा, जो टैक्स का बोझ मुझ पर आ रहा था वो मैंने दूसरे को दे दिया। कैसे? अपनी वस्तु की प्राइस बढ़ा करके। स्वभाव से प्रगतिशील है। प्रगतिशील होने का मतलब क्या है कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर टैक्स भी ज्यादा होगा, जिसकी इनकम कम होगी उस पर टैक्स भी कम होगा। मतलब प्रगतिशील है, जैसे जैसे इनकम की प्रगति होती गई टैक्स भी बढ़ता जाएगा। यह प्रकृति में आनुपातिक है। आनुपातिक का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन में लगाया जाएगा कि हाँ साहब इतना इतना ही लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एक रेशियो होता है, जैसे सरकार ने जीएसटी के तहत तो स्लैब बना रखी है, 5%, 12%, 18%, 28%, इस प्रकार से। आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर, ये सारे इसके उदाहरण है। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। अब ये सारे के सारे एक मिला के बोल दीजिए जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा कर लिख दीजिएगा, आप इन सबको काट दीजिए, वस्तु एवं सेवा कर। अब आ जाइए, हमने राजस्व प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ ली थी। अब आ जाओ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वह व्यय है जो न तो संपत्ति बनाता है न ही देनदारी कम करता है। तो ये ऐसे व्यय, ऐसे खर्चे हैं, ना तो इनसे कोई संपत्ति बनेगी और न ही इनसे कोई देनदारी कम होगी, ठीक है ना। तो ना तो संपत्ति बनेगी ना देनदारी कम होगी। और ये पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो या तो परिसंपत्ति को बनाता है या देनदारी को कम करता है, ठीक। अभी आगे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। राजस्व व्यय नियमित एवं आवर्ती प्रकृति का होता है, दैनिक गतिविधियों से संबंधित है। पूंजीगत व्यय अनियमित और अनावर्ती प्रकृति का होता है। इसका वित्त पोषण राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है और इसे सार्वजनिक और विदेशी सरकारी निकायों से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी और इधर ऋणों की अदायगी, सड़कों, पुलों आदि के निर्माण पर व्यय। अब देखो क्या कहा, न तो संपत्ति बन सकती है और न देनदारी कम होगी। तो अब संपत्ति भी नहीं बन रही, देनदारी भी कम नहीं हो रही, तो ये क्या है? ये जो सरकार के रेगुलर के खर्चे हैं ना, उन खर्चे में जैसे सरकार क्या करे, कर्मचारियों को वेतन दे रही है, कर्मचारियों को पेंशन दे रही है, ब्याज भर रही है सरकार, सब्सिडी सरकार दे रही है, तो ये क्या हो गया? इससे कोई आपकी देनदारी कम हुई क्या? कुछ ही कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ। आप बोल रहे हो ब्याज भर रहे हो, तो ब्याज में मान लो मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए थे, हर महीने उसका 2,000 ब्याज हो रहा है, तो भैया मैं तो 2,000 दे रहा हूं, 1 लाख में से मैंने क्या कटाया? कुछ भी नहीं कटाया, वो तो मैं ऊपर का जो एडिशन बढ़ता जा रहा है वो दे रहा हूं। तो यहां पर वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी इन सब पे जा रहा है, तो ना तो देनदारी कम हो रही है और इनसे कोई संपत्ति बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। और ये नियमित है, आवर्ती, रेगुलर बेसिस पे चलेंगे। और इनको वित्त पोषण मतलब इनमें पैसा कहां से लगाया जाएगा? राजस्व प्राप्तियों से लगाया जाएगा। मतलब सरकार जनता से ही पैसा लेगी, फिर जनता को वेतन, पेंशन अलग अलग रूपों में देगी और फिर वापस सरकार टैक्स के रूप में वापस खींच लेगी। इसमें देखो ये अनियमित है और अनावर्ती है। इसमें सरकार क्या करती है? उधार लेकर के वित्त पोषित करती है। अब सरकार इसमें क्या करे? ऋणों की अदायगी। सरकार ने 10 लाख रुपए ले रखे थे, 2 लाख रुपए दे दिए, तो क्या हुआ? देनदारी कम हुई। सरकार ने सड़क बनाई, पुल बनाया, अलग अलग चीजों का निर्माण कराया, तो सरकार के पास क्या संपत्ति आई या नहीं है? असेट हुई या नहीं हुई? तो या तो संपत्ति बनेगी या देनदारी को कम कर देगा। यह क्या कहलाएगा? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कहलाएगा। अब आ जाइए संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट। अब कोई भी जो बजट है ना, वो फायदे का भी हो सकता है, नुकसान का भी हो सकता है और दोनों नहीं हो सकता। मतलब ना फायदा ना नुकसान, थोड़ा सेंटर में अपन चलेंगे। और ये कैसा बजट पता चलेगा? इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पर। अगर इनकम ज्यादा है तो आप क्या हो? अधिशेष में हो, सरप्लस में हो, मतलब बढ़िया बात है। अगर खर्चे ज्यादा हैं तो आप घाटे में हो और अगर दोनों बराबर है तो फिर कोई बात नहीं। तो देखो इन दोनों में तो कोई समस्या नहीं है। जब आपकी आय
और आपका व्यय बराबर है, आपने 100 रुपए कमाए 100 रुपए खर्च कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात। और आपने कमाए 100 रुपए, खर्च 80 रुपए हो तो अच्छा हो गया, 20 रुपए बच गए। पर समस्या जब आएगी जब कमाए 100 रुपए और खर्च 150 करें तो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा इसका बंदोबस्त कहां से करा जाए। तो अपना जो मेन फोकस होगा वो घाटे बजट पर होगा। पर पहले तीनों क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। संतुलित बजट, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। तो सरकार के पास जितनी आय जमा है उसका राशि वो खर्च कर सकती है बराबर में, वो संतुलित है। बजट अधिशेष, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाती है, तो जितनी आवश्यक आय हमें चाहिए उससे ज्यादा है तो वो आपकी अधिशेष कहलाएगी। बजटीय घाटा, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, मतलब खर्चे ज्यादा कर रही है, तो उसको क्या कहलाएगी, बजटीय घाटा कहते हैं। अब आ जाओ, जो एक घाटा है, ये जो नुकसान है, ये तीन प्रकार से अपन देखेंगे। एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा और एक होता है प्राथमिक घाटा। तो सबसे पहला जो है वो है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिशिएट जिसको कहा जाता है, इसमें सीधा सा क्या है कि सरकार की जो प्राप्ति है, कौन सी, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये होगा। मतलब सरकार के पास जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू वाला जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सरकार के राजस्व वे ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पेंशन में, कर्मचारियों को वेतन करने में, इन सब में सरकार का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और कर के गैर कर के माध्यम से सरकार के पास पैसा कम आ रहा है, तब स्थिति क्या होगी, राजस्व घाटे या रेवेन्यू डेफिसिट की होगी। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। ये क्या दिखा रहा है कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिशेष है, मतलब आपके जो खर्चे हैं ना, राजस्व जो खर्चे हैं वो ज्यादा हैं, किसकी तुलना में, आपकी राजस्व प्राप्तियों की तुलना में। राजस्व घाटा दर्शाता है कि सरकार का अपना राजस्व सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के प्रावधानों पर होने वाला व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। राजस्व घाटा क्या दर्शा रहा है कि राजस्व व्यय ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां कम हो रही है। राजस्व व्यय का मतलब ये है कि सरकार अपने दैनिक कार्य काजों पर खर्च कर रही है, ठीक है, पूरा जो उनका स्टाफ है, जो कर्मचारी है सरकार के, उनके पेंशन पे, इनके वेतन पे, इन सब पे सरकार खर्चा कर रही है। और जब यहाँ पे घाटा आ जाता है तो ये देखने को मिलता है कि सरकार जो दैनिक कार्य है, जो अपना कामकाज है, अपने विभाग है, उनका खर्चा निकालने के लिए भी अभी अपर्याप्त स्थिति में, क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू इनकम कम है और जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता हो। तो राजस्व घाटे में हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो भी वर्तमान आय और व्यय की बात करते हैं, क्योंकि देखो राजस्व व्यय भी क्या था, रेगुलर था, ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि आज हो गया कल फिर 1-2 साल बाद या बाद में होगा। पूंजीगत व्यय तो क्या थे, अनावर्ती थे, पर वो आवर्ती थे, तो मतलब रेगुलर बेसिस पे, तो जो वर्तमान में है उन्हीं का प्रभाव यहाँ पे देखा गया। इससे संकेत मिलता है कि सरकार निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचतों का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है सरकार क्या कर रही है, डिस सेविंग कर रही है। सरकार के पास जो सेविंग्स पड़ी है वो भी सरकार खत्म करती जा रही है, और जो दूसरे जगह से सरकार को, जिन दूसरे क्षेत्रों से सरकार को लाभ हो रहा है, वो भी सारा का सारा सरकार कहाँ पे लगाती जा रही है, अपने इन आवश्यकताओं को, इन जरूरतों को पूरा करने में लगा रही है। इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण ग्रहण करना पड़ेगा। मतलब अब सरकार को देखो, निवेश के लिए तो कोई पैसा उधार ले तो समझ में भी आता है, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ रहा है कि साहब हमारे जो कर्मचारी है उनका वेतन नहीं निकल रहा, हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनका खर्चा नहीं निकल रहा, इसलिए हम लोग उधार ले रहे हैं। तो सरकार, ये राजस्व घाटा ये दिखाता है कि हम जो हमारे डेली जो खर्चे हैं ना वो ज्यादा हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि सरकार के पास राजस्व प्राप्ति में सरकार का टैक्स है 100 करोड़ का, सरकार का टैक्स है, खर्चे 150 करोड़ हो रहे हैं, तो फिर कैसे, मतलब आप अपनी जो रोजमर्रा जीवन है उसके लिए उधार ले रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला समस्या हो जाएगी यहाँ पे। इससे ऋणों और ब्याज दायित्व का निर्माण होगा और सरकार को अंततः तो अपने व्यय में भी कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सरकार पर ऋण और बढ़ जाएंगे, सरकार को ऋण चुकाने की जो बाध्यता है वो हो जाएगी, और फाइनली फिर सरकार को एक साथ जाकर के अपने जो खर्चे हैं वो कम करने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि वो पहले ही धीरे धीरे अपने खर्चे कम कर ले। चूंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए इसमें कटौती नहीं की जा सकती। और देखिए, राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध का मतलब क्या होता है कि प्रॉमिस है, वो तो करना ही पड़ेगा। आपने कर्मचारियों से काम करा है, वेतन देना पड़ेगा, पेंशन दे रहे हो तो देनी पड़ेगी, आप ब्याज का भुगतान कर रहे हो, करना पड़ेगा, तो इसमें आप कटौती नहीं कर सकते।
आप इसमें काटापीटी नहीं कर सकते। बहुधा सरकार उत्पादक पूंजीगत व्यय अथवा कल्याण संबंधी व्यय में कटौती करती है, तो फिर सरकार क्या करेगी, पूंजीगत व्यय में कटौती करेगी। जैसे आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे घर में हो तो जो रेगुलर खर्चे उनको थोड़ी रोक सकते हैं। कोई फिर बड़ा प्लान कर रखा था कि चलो साहब प्लाट खरीदेंगे, अब वो प्लाट खरीदना तो छोड़ो, अब क्या करो यहाँ पे डेली जरूरतों में पैसा खर्च कर दो। तो सरकार अब इसमें से तो राजस्व में से तो हटा नहीं सकती, क्योंकि वो तो डेली वाले हैं। तो फिर सरकार क्या करेगी, पूंजीगत व्यय को कम करेगी। पूंजीगत व्यय को कम करने का मतलब है ना तो देश में कोई संपत्ति बन रही है, ना सरकार की जो देनदारी है वो कम हो रही है। जब संपत्ति नहीं बन रही है और नहीं बन रही है तो फिर देश का विकास कैसे होगा, विकास नहीं होगा तो सामाजिक आर्थिक कल्याण कैसे होगा। मतलब एक जो ये राजस्व घाटा है वो पूरी इकोनॉमी को भी प्रभावित कर देगा। इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति धीमी हो जाएगी और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब हमारे समाज कल्याण पे, विकास पे जो है बेकार प्रभाव पड़ेगा। अब राजस्व घाटा कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं। पहला है व्यय कम करो, खर्चे कम करो। सरकार को अपने व्यय को कम करने और अनुत्पादक और अनावश्यक व्यय से बचने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। तो सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए और ऐसे खर्चे जो अनुत्पादक है, मतलब फायदेमंद नहीं है, अच्छे नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दूसरा, सरकार राजस्व बढ़ाए। सरकार को कर और गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोतों से अपनी प्राप्तियां बढ़ानी चाहिए। और सरकार फिर क्या कर सकती है, अगर खर्चे कम नहीं कर सकती तो अपना रेवेन्यू सरकार बढ़ाए, टैक्स बढ़ाएगी, नॉन टैक्स में जो फीस है, शुल्क है, वो सब बढ़ा करके सरकार पैसा लेगी। फिर दूसरा है बच्चों राजकोषीय घाटा, या जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा बजटीय असंतुलन का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो राजस्व घाटा की तुलना में ज्यादा जो बेहतर है वो राजकोषीय घाटा है। वो ज्यादा आपको बेहतर नॉलेज, बेहतर जो डिटेल है वो देने का काम करता है। राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर के कुल प्राप्तियों का अंतर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय सरकार का व्यय कौन कौन सा व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व जो व्यय हो रहा है वो, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय हो रहा है वो। तो ये तो हमने क्या हो गया, सरकार का टोटल व्यय हो गया, इसमें आप कर दो माइनस। किसको माइनस करना है आप लोगों को, किसको माइनस करना है, टोटल जो रिसिप्ट आ रही है। टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया कि राजस्व प्राप्तियां भी और पूंजीगत प्राप्तियां भी। पर इस टोटल रिसिप्ट में आपको क्या नहीं जोड़ना है, जो आपने पैसे उधार ले रखे हैं, और ये जो उधार ले रखे हैं वो क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब आप लोगों को पूंजीगत प्राप्तियों में से उधार को नहीं जोड़ना है। विनिवेश जुड़ जाएगा चाहे, पर उधार नहीं जोड़ना है। तो यहां पर क्या बोला है, सरकार का व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर, जो आपने उधार ले रखा है उसको छोड़ दो, बाकी कुल प्राप्तियों का अंतर, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, पर उधार को हम यहां काउंट नहीं करेंगे। सकल राजकोषीय घाटे का क्या है, कुल व्यय, ठीक है। टोटल व्यय में क्या आ गया, आर यू प्लस सी आ गया, माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां पूरी आएंगी, प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां। गैर ऋण मतलब ऋण के अलावा से जो पूंजीगत प्राप्तियां बनी है वो, उसमें क्या है, फिर आपने कोई संपत्ति बेची है उसका पैसा है वो आप जोड़ सकते हो, उधार को नहीं जोड़ सकते। मतलब आप ये देख लीजिए कि हम यहां पर उधार को छोड़ रहे हैं, बाकी सबको हम यहां देख रहे हैं। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा। सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है। अब ये जो राजकोषीय घाटा हो रहा है इसकी भरपाई कैसे करोगे, उधार लेकर के करोगे, ठीक है ना। हाँ साहब, हमें इतना 50 करोड़ का राजकोषीय घाटा चल रहा है, 50 करोड़ हम उधार लेंगे। तो मतलब टोटली अपन ये कह सकते हैं कि भैया जो राजकोषीय घाटा है ना वो क्या दिखा रहा है, वो हमारी उधार की आवश्यकताओं को दिखा रहा है। ये राजकोषीय घाटा, जैसे मान लीजिए कि भैया फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बराबर क्या है, उधार है बेटा। जितना उधार है मतलब उतना ही राजकोषीय घाटा है, क्योंकि राजकोषीय घाटे की जो सारी की सारी भरपाई करी जा रही है वो उधार से करी जा रही है। हमें राजकोषीय घाटा था 30 करोड़ का, 30 करोड़ उधार ले लिया, तो राजकोषीय घाटा बराबर उधार। तो आपका जितना उधार है मतलब उतना ही आपको राजकोषीय घाटा है। सकल राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला है निवल घरेलू ऋण ग्रहण, मतलब घरेलू ऋण ग्रहण मतलब आपने देश के अंदर से कहीं उधार लिया सरकार ने वो, भारतीय रिजर्व बैंक से अगर आपने उधार लिया है वो, और प्लस विदेशों से आपने उधार लिया है वो, तो भी आपका क्या है, राजकोषीय घाटा आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, राजकोषीय घाटा बराबर उधार। तो ये उधार, तीनों में उधार ही तो ले रही है, देश से उधार ले, रिजर्व बैंक से उधार ले, विदेशों से उधार ले, तीनों उधार। तो राजकोषीय घाटा बराबर उधार हो जाएगा। निवल घरेलू ऋण में क्या क्या आ जाएगा, विविध कोई लघु बचत योजनाओं के माध्यम से जनता से ऋण प्राप्त कर लेगी। SLR आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसके माध्यम से व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त हो सकता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का एक बड़ा अंश ये दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए उपयोग किया जाता है, न कि निवेश के लिए। अब जैसे मान लीजिए
कि मान लीजिए ये भैया अपना क्या है, राजकोषीय घाटा है। ये राजकोषीय घाटा जो है 50 करोड़ का है। कितने का है? 50 करोड़ का है। और इसमें से मान लीजिए इसमें राजस्व घाटा भी तो होगा, क्योंकि राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय तो यहां पर है। तो अब यहां पर मैंने देखा कि भैया अपना जो 30 करोड़ है ना, वो कौन सा चल रहा है? राजस्व घाटा चल रहा है। तो इससे ये बात पता चलती है, अगर राजकोषीय घाटे में बड़ा अंश राजस्व घाटे का है, तो वो ये बात दिखाता है कि सरकार निवेश करने के लिए पैसा उधार नहीं ले रही है। सरकार किस चीज के लिए पैसा उधार ले रही है? रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अपनी जो आवश्यकताएं हैं, कर्मचारियों के वेतन भुगतान, इनके लिए ले रही है, जो कि ठीक बात नहीं है। निवेश करने के लिए लेती तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि निवेश करेगी तो कल ना कल को वो कमा करके तो वो कंपनियां या वो संपत्ति हमें देगी ही देगी। तो अगर राजस्व घाटा ज्यादा है तो वो ये दर्शाता है कि सरकार अपने दैनिक उपभोग के लिए ज्यादा पैसा उधार ले रही है, न कि निवेश के लिए। उधारों को छोड़ करके अब क्या क्या आ जाएगा कुल प्राप्तियों में? राजस्व प्राप्तियां पूरी आ जाएंगी। उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां सारी आ जाएंगी। गैर ऋण सर्जन जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो देख लीजिएगा। गैर ऋण सर्जन, ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि। पूंजीगत प्राप्तियों में उधार को छोड़कर सभी पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती है, अतः ऐसी प्राप्तियों को ऋण को जन्म नहीं देती है। तो गैर ऋण सर्जन में क्या आ जाएगा? जो ऋण के अलावा आपको ली है, तो कहीं पे ऋणों की वसूली हुई है। ऋणों की वसूली का मतलब आपने किसी को ऋण दे रखा था, भारत सरकार ने, जैसे मान लीजिए किसी देश को 2 करोड़ रुपए का उधार दे रखा था, वो 2 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है ना, वो इसमें आ जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री, आपने अपनी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, सरकार ने वो बेच दी, उससे पैसा आ जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियों में उधार को छोड़ करके सारी जो प्राप्तियां वो शामिल हो जाएंगी। मतलब ऐसी प्राप्तियां जो ऋण को जन्म नहीं दे, उधार ना हो, बाकी सब इसमें काउंट कर लिया जा सकता है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के स्रोत, मतलब अब राजकोषीय घाटा जो हो गया है उसमें पैसा कहां से आएगा, कैसे उसकी भरपाई करें? एक तो होगा सरकार उधार लेगी। राजकोषीय घाटे को आंतरिक स्रोतों, सार्वजनिक वाणिज्य बैंक आदि, और बाहरी स्रोतों, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से उधार लेकर के पूरा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मतलब है किसी विदेश की सरकार से भी ले सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक से भी सरकार ले सकती है, ठीक है ना, किसी विदेशी बैंक से भी ले सकती है। घाटे का वित्त पोषण नई मुद्रा की छपाई, और दूसरा तरीका क्या है कि नई मुद्रा छाप दी जाए, नई करेंसी छाप दी जाए। अगर नई करेंसी ज्यादा छाप दी तो फिर उससे महंगाई बढ़ेगी, तो स्थिति थोड़ी बेकार हो जाएगी। सरकार प्रतिभूतियों के एवज में आरबीआई से उधार ले सकती है। आरबीआई इस उद्देश्य के लिए नई मुद्रा जारी करता है। यह प्रोसेस घाटे की वित्त व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राजकोषीय घाटे की गणना निम्नलिखित। देखिए, अब मैं आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मूले दिखा रहा हूं राजकोषीय घाटे के, पर सबका अर्थ वही है। कुल व्यय, मतलब आप टोटल जो खर्चा है वो, इसमें उधार को छोड़कर सारी प्राप्तियां माइनस कर दो, ठीक है ना। अब बाकी प्राप्तियों में क्या क्या है वो भी मैंने लास्ट में आपको बताया ही। राजकोषीय घाटे में राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, तो ये तो कुल व्यय आ गया, माइनस राजस्व प्राप्तियां, उधार को छोड़कर करके पूंजीगत प्राप्तियां। फिर है राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, तो ये क्या हो जाएगा आपका? राजस्व घाटा दिखा देगा। पूंजीगत व्यय माइनस उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति है। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति है। कभी कभी केवल कुल उधारी दी जाती है, ऐसे मामले में राजकोषीय घाटा बराबर कुल उधार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्राथमिक घाटा, या जिसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधार पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। मतलब हमने उधार कितना ले रखा है और उन पर ब्याज कितना है, उसका अंतर दर्शाता है। मतलब हमने जो उधार लिया है उस पर हमारा ब्याज कितना चल रहा है। 50 करोड़ हमने उधार ले रखे हैं, 5 करोड़ का ब्याज चल रहा है, तो वो 5 करोड़ जो डिफरेंस है वो ये दर्शा रहा है। सरल भाषा में वह शेष जो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब राजकोषीय घाटे में से जो आप ब्याज की अदायगी करोगे उसको घटाने पर प्राप्त होगा। सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, मतलब जो आप ब्याज का दायित्व है वो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा। अब देखो, सकल राजकोषीय घाटा बराबर उधार, और इस उधार पे जो ब्याज है उसको जब आप माइनस कर दोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा हो जाएगा। निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है। देखो, अब इसमें क्या है, सरकार ने किसी को पैसा उधार दे रखा होगा, तो वहां से सरकार के पास क्या होगा? प्राप्ति आएगी, क्योंकि जिस देश को भारत सरकार ने पैसा दे रखा है वो भी तो सरकार को ब्याज देंगे ना, तो वो आएगी। और उसमें से सरकार को किस किस को, भारत सरकार ने किस किस से उधार ले रखा है उसको भारत सरकार ब्याज देगी, तो वो सरकार यहां माइनस कर देगी। सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं में संचित ऋणों पर ब्याज प्रतिबद्धता शामिल है। तो ब्याज एक प्रतिबद्धता है सरकार की, जो कि सरकार को चुकानी ही चुकानी है।
प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि मौजूदा अवधि में ऐसी ब्याज प्रतिबद्धताओं ने सरकार को किस हद तक उधार लेने के लिए मजबूर किया है। मतलब आप ये देखिए कि प्राथमिक घाटा यह दर्शा रहा है, देखो राजस्व घाटा तो ये दर्शा रहा था कि साहब है ना सरकार अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कितना खर्च कर रही है। राजकोषीय घाटा ये दर्शा रहा है कि सरकार को कितना उधार लेना पड़ रहा है। और प्राथमिक घाटा ये दर्शा रहा है कि सरकार को जो पुराने उधार चल रहे हैं उन उधारों का जो ब्याज है उसके भुगतान के लिए सरकार को कितना उधार लेना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सरकार को उधार चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। अब प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटे में डिफरेंस देख लेते हैं। यह राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को दर्शाता है। यह उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों व कुल व्यय की अधिकता को दर्शाता है। यह ब्याज को छोड़कर सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। ब्याज को छोड़ दो, बाकी सरकार की कितनी उधार आवश्यकता हो, यह ब्याज सहित सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है कि साहब हमें इतना इतना ब्याज देना है और इतनी हमारी जरूरत है। जैसे मान लो 10 करोड़ तो ब्याज चुकाना है, 10 करोड़ तो हमें ब्याज देना है और 40 करोड़ की हमें आवश्यकता, तो चलो एक काम करो 50 करोड़ क्या ले लो, उधार ले लो। प्राथमिक घाटे का यह फॉर्मूला है और राजकोषीय घाटे का ये। फिर राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में डिफरेंस देख लेते हैं। यह उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता है। यह राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। यह सरकार की कुल उधार आवश्यकता को मापता है और यह सरकार की अपने नियमित और आवर्ती जो व्यय को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाता है। तो यह अपना राजकोषीय घाटा और ये भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों क्या है कि बुक में कुछ टॉपिक्स और हैं जो बॉक्सेस में जो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, आते भी नहीं है। जैसे एक तो है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट एक प्रकार से ऐसा है जिसमें सरकार अपने घाटों को कम करने के लिए थोड़ी प्रतिबद्धता लेकर के आ रही है कि साहब हम इन खर्चों को कम करेंगे। एक है GST वस्तु एवं सेवा कर, इनके बारे में बॉक्स में दे रखा है। एक नोटबंदी का टॉपिक शायद इसमें है या मुद्रा बैंकिंग में। तो जो भी है मैंने डिटेल लेक्चर्स में तो उन पर चर्चा कर रखी है। एक राजकोषीय नीति पर भी बड़ी चर्चा मैंने डिटेल लेक्चर्स में कर रखी है। तो अगर आप देखना चाहें तो वो डिटेल लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, पूरे सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के 10 से 11 लेक्चर्स मैंने बना रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और बाकी आप वन शॉट भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प इससे होगी। और यहाँ पे जो अपना वन शॉट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को और भी अपनी तैयारियों को चार चांद लगाने के लिए आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसमें कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, आपकी क्लासेस की PDFs आपको मिल जाएंगी। ये और भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, इनको लेने के लिए आप इन 2 नंबरों पर कॉल करें और टीम को कहें सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स जो आपको मिलेगा वो लर्न एशिया आर्ट्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। और इसी के साथ आज का हमारा जो वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। अब मुझे ये बताइएगा कौन कौन बच्चा है जो आखिरी तक वन शॉट तक टिका रहा। दूसरी बात, आज का वन शॉट कैसा लगा और इसके बाद अगले जो है कौन से चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए ये भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाइएगा क्योंकि सारी जानकारी आपको वहीं मिलती है। और मैं मिलूंगा अब अगले वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।